स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सीरीज काफी ज्यादा डार्क है। इसलिए अगर आपको ज्यादा डार्क चीजें देखना पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपको ये डार्क सीरीज काफी ज्यादा पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमें सिटी का एक ऊपर से सीन दिखाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे दिखाए जाते हैं। असल में यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद हमें हमारे हीरो को हाफता हुआ दिखाते हैं और वो एक काफी ज्यादा गहरे गड्ढे के अंदर हमारे सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल विलन को पकड़ कर बैठा हुआ था। इसका नाम हावेंग है, जो की हंसते हुए कहता है की जैसा मुझे तुमसे उम्मीद करनी चाहिए थी। साथ ही वो साइड में देखकर बताता है कि तुम उन कचरों से काफी ज्यादा अलग हो, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जो कि यहाँ पर हमारे हीरो के साथ उसे लड़ने के लिए आए हुए थे। वो सभी यहाँ पर मारे जा चुके थे। इसके बारे में सोचते हुए हमारा हीरो, जिसका नाम कैंग यू है, वो गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। हावेंग कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि तुम अकेले ही ऐसे इंसान हो जो कि मुझे मारना डिजर्व करते हो। और वो एक काफी ज्यादा क्रीपी सी और डिजास्टर सी हंसी हंसने लग जाता है। पर कैंग यू हंसते हुए कहता है कि पर मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हें मारने वाला है। मैंने अपने कॉमरेड से वादा किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर केवल नियम ही है जो कि तुम्हें जज करेगा, उसके बाद तुम्हें मार दिया जाएगा। जिसके बाद कैंग यू आगे कहता है पर मुझे आज भी इस चीज का रिग्रेट होता है, मुझे उसी समय ही उसे वहाँ पर मार देना चाहिए था। फिर न्यूज में हावेंग के बारे में ही बताते हैं कि दुनिया का मोस्ट टेरिफाइंग विलेन, जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा डर में रखा हुआ था, उसे आखिरकार मौत की सजा दे दी गई है। और अभी हावेंग को एक पावर लिमिटेड डिवाइस बनाया गया है और उसे लूसलेस प्रिजन, जिसके अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा बेकार और काफी ज्यादा खतरनाक विलेंस को रखा गया है, उसके अंदर सब बेसमेंट 5 के अंदर लूसलेस प्रिजन के अंदर उसका सेल होने वाला है। और इसके अलावा हावेंग से लड़ते हुए जो हीरो यहाँ पर मारे गए थे वो सभी हीरो कैंग यू के साथी थे, और उन सभी का ज्वाइंट फ्यूनरल, जो कि इक्वली हीरोज के लिए है, आज शाम को होने वाला है। और ये न्यूज बैठकर कैंग यू देख रहा था, जिसकी वजह से उसे इसके लिए काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर वो न्यूज आगे कुछ बोल पाते उससे ही पहले एक हाथ आकर रिमोट से उसे बंद कर देता है। साथ ही वो कैंग यू से कहता है कि आखिर तुम बीमार होने के बाद टीवी में ये सब क्या देख रहे हो। इसका नाम कैंग हो है और ये लूसलेस प्रिजन के अंदर एक वार्डन का काम करता है, और साथ ही ये कैंग यू का बड़ा भाई भी है। कैंग यू काफी ज्यादा गुस्से में अपने भाई को अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि वो कमीना हावेंग, जब मुझे मौका मिला था तो उसी समय मुझे अपने हाथों से ही उसे वहाँ पर मार डालना चाहिए था। और ये कहते हुए उसका लुक सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। पर उसका बड़ा भाई कैंग हो उससे कहता है पर क्या तुमने अपने कॉमरेड से वादा नहीं किया था। और उसे वो सीन याद आता है जब उसकी एक साथी कहती है कि हम सभी हीरोज हैं और हमारा काम इंसानों की जान बचाना है, न कि जान लेना। इसलिए इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो विलन कितना ज्यादा बेकार और कितना ज्यादा वाहियात हो, पर हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे मार सकता है। वो सभी भी इंसान है और उन्हें नियम के हिसाब से ट्रायल देने का पूरा अधिकार है। पर कैंग यू उससे कहता है पर आखिर में क्या होगा जब हम लोगों में से ही कोई आखिर में मारा जाएगा। पर उसकी साथी कहती है कि मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, पर तुम लोगों में से कभी भी कोई भी किसी भी इंसान को नहीं मारेगा। साथ ही कैंग हो आगे कहता है कि मैं इस चीज को मानता हूँ कि केवल नियम ही इंसान को जज कर सकता है, और बिल्कुल हम वार्डन्स जो कि ये काम करते हैं। और वो कैंग हो को बताता है कि ये चीज क्लासिफाइड है, पर हावेंग को अगले हफ्ते एग्जीक्यूट किया जाएगा और मैं भी उसमें एक हिस्सा लेने वाला हूँ। ये सुनकर कैंग हो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। और कैंग हो आगे कहता है कि एज अ हीरो तुमने अपना रोल फुलफिल कर दिया है, पर आखिरी फाइनल टच देना हमारे जैसे प्रेजेंट ऑफिसर्स के लिए छोड़ दो। जिसके बाद कैंग हो उठते हुए उसे कहता है तो चलो चलते हैं, तुम्हें तुम्हारे कॉमरेड्स को आखिरी गुड बाय देना है। और ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूनरल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उनके लिए कई सारे कार्ड्स आए थे और कई सारे फ्लावर्स भी, और कई सारे लोग वहाँ पर परेड भी कर रहे थे, क्योंकि ये इस दुनिया के काफी ज्यादा पावरफुल हीरोज थे जो कि यहाँ पर एक आदमी से मारे गए। वहाँ पर कैंग हो और कैंग यू दोनों आए हुए थे, और कैंग यू अपना फूल रखते हुए वहाँ पर कहता है कि ऐसा ही एक समय निकल गया, और कैंग यू भी वहाँ पर अपना फूल रख देता है। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हावेंग को एग्जीक्यूट करने का दिन आ गया था। पर जैसे ये दिन यहाँ पर आया था, वो ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक उसका भाई यहाँ पर मारा गया। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्यों जिस दिन हावेंग को नियम के द्वारा मर जाना चाहिए था वो नहीं मरा, इसके बदले मेरा भाई जो कि प्रिजन ऑफिसर था वो मारा गया। पर आखिर क्यों? उसके फ्यूनरल पर वो काफी ज्यादा उदास और काफी ज्यादा अकेला रह गया था। पर तभी उसे एक आवाज आती है जो कि उसे नाम से बुलाती है और कहती है कि चीज को काफी ज्यादा लंबा समय हो गया, और हमें इसके बारे में बताती है कि लूसलेस प्रिजन की प्रिजन ऑफिसर है, इसका नाम जो सीयून है। सीयून उससे कहती है कि हम लोग कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। कैंग यू काफी गुस्से में था और वो अपना टैबलेट आगे बढ़ाते हुए कैंग यू को एक वीडियो दिखाती है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है। सीयून उसे बताती है कि ये आज की वीडियो है जब हावेंग को एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जा रहा था। जिसके बाद हम उसी सीन के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर सभी ऑफिसर हावेंग को एग्जीक्यूट करने के लिए लेकर जा रहे थे। पर वही हावेंग कैंग हो को देखकर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल देखने में कैंग यू की तरह हो, क्या तुम दोनों भाई हो? ये सुनकर वो हैरान था और वो ये समझ गया था। इसलिए हावेंग आगे कहता है अच्छा, यानी दूसरे भाई के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक प्रिजन ऑफिसर का काम कर रहा है। पर आखिर तुम दोनों में से बड़ा भाई कौन है? पर उसका उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। हावेंग आगे कहता है कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि आखिर किसी को मारने की जो तुम्हें फीलिंग आती है वो किस तरीके की होती है? ये सुनकर कैंग हो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है क्या? तो वो आगे कहता है कि तुम एक प्रिजन ऑफिसर हो तो तुमने भी मेरी तरह कई सारे लोगों को मारा होगा, तो बताओ आखिर तुम्हें किस तरीके से महसूस होता है? जिसके बाद हावेंग आगे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सा महसूस होता है। कैंग हो ये सुनकर कंफ्यूज था तो वो आगे कहता है कि मैं थोड़ा सा टच करता हूँ और वो बिल्कुल किसी पटाखे की तरह फट जाते हैं, जैसे कि वो कोई झाग से बने हुए फुग्गे हों। ये सुनकर कैंग हो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुन नहीं पाता और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे भी कई सारे स्कम
स्कम्स को मारा है जो कि इंसान को इंसान तक नहीं समझते, और ये चीज मुझे काफी ज्यादा गिल्ट महसूस कराती है। भले ही मैं वहाँ पर जाकर अपनी उंगलियों से केवल बटन को प्रेस करता हूँ, पर फिर भी इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा डरावने सपने आते हैं, क्योंकि उनके चेहरे मुझे दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह बिल्कुल खूनी हो, और उनके चेहरे जो कि खून से पूरी तरह से सने होते हैं वो मुझे घूर घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह हो, जिसकी वजह से मैं सही से रात में सो भी नहीं पाता, क्योंकि ये सपनों में आकर मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। हावेंग कहता है पर उसके बाद भी तुम अभी भी एक प्रिजन ऑफिसर का काम कंटिन्यू कर रहे हो। वो कहता है कि किसी न किसी को तो ये करना ही होगा, और वैसे भी मैं एक प्रिजन ऑफिसर के होने के नाते अपनी ड्यूटी को ही निभा रहा हूँ, और आज यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ द डेड रो के अंदर तुम्हारी बारी है जो कि यहाँ पर खत्म होगा। और ये कहने के बाद हमें हावेंग को काफी बुरी तरीके से जकड़ा हुआ दिखाते हैं, जैसे कि वो चाहकर भी इच्छी से नहीं निकल सकता। केंगो हावेंग से उसके आखिरी शब्द पूछता है तो वो उससे कहता है, क्या मुझे ये बता सकते हो कि अगर तुम दोनों में से हायुंग कौन है? ये सुनकर वो कहता है कि एग्जीक्यूशन को चालू करो, और फिर काउंटडाउन चालू होता है 3, 2, 1, और जैसे ही बटन को प्रेस किया जाता है अचानक ही वीडियो बंद हो जाती है। केंगो ये देखकर कंफ्यूज था कि आखिर अचानक यहाँ पर क्या हुआ। सियुन बताती है कि जैसे एग्जीक्यूशन होने ही वाला था पर उसी समय पर लूसुलस प्रिजन के ऊपर एक मिस्टीरियस EMP अटैक लॉन्च हुआ, और जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पर एग्जीक्यूशन के समय पर थे वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं क्या पावर फेल हो गया और जो प्रिजनर था वो आजाद हो चुका है। केंगो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और हावेंग हंसते हुए कहता है कि जैसा मुझे लगा था शायद तुम अकेले ही हो जो कि यहाँ पर मुझे मारने के केपेबल हो, और वो सूट को काफी ज्यादा आसानी से चीरते हुए वहाँ से आजाद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। केंगो सभी साथियों से कहता है कि जल्दी से नीचे झुक जाओ, और तभी वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से सभी काफी ज्यादा दूर सरकते हुए चले जाते हैं। वहाँ पर पूरे में धुआं हो गया था, पर तभी एक ऑफिसर रिपोर्ट करते हुए जल्दी से बैकअप को भेजने का कहता है, क्योंकि जो डेड रो के ऊपर कंट्रोलिंग डिवाइस था वो अनलॉक हो चुका है, पर वो सही से इस चीज को रिपीट भी कर पाता उससे पहले उसके कंधे पर एक हाथ आता है, और हावेंग उसके साइड में आकर खड़ा हो गया था जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और अचानक ही उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत बुरी तरीके से फूलना चालू हो जाता है, और बूम वो वहाँ पर किसी फटाके की तरह फट जाता है, जो देखकर हावेंग बहुत ज्यादा खुश था। उस ऑफिसर के शरीर के चीथड़े पूरे में फैल गए थे। केंगो के ऊपर भी उसके शरीर के कुछ छींटे आते हैं जिसकी वजह से वो भी पूरी तरह खूना खून हो गया था, और हावेंग उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है जो देखकर वो पूरी तरह सन वहीं को बैठा रह जाता है। जिसके बाद वो कहता है, क्या तुम हायुंग हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर कांगो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए जल्दी से अपने हथियार निकालता है और उसे हावेंग के ऊपर चलाने की कोशिश करता है, पर वो अपने हाथ का इशारा करता है और कांगो का हाथ पूरी तरह ट्विस्टेड होकर वहाँ पर टूट जाता है। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, और वो वहीं पर जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। केंगो काफी ज्यादा दर्द में था। हावेंग उसके पास आकर कहता है कि मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर केंगो अपने हथियार को दूसरे हाथ से उठाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जजमेंट दे दिया गया है और तुम्हें नियम के हिसाब से यहाँ पर जज किया जाएगा। और ये कहकर वो अपने दूसरे हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर जैसे कमीने, तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। पर जैसे ही वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले हावेंग फिर से अपने हाथ का इशारा करता है और कांगो की पूरी बॉडी यहाँ पर श्रिंक होकर एक मीट बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये सब इतना ज्यादा जल्दी होता है कि केंगो की हेड आसमान में होती है, वो नीचे गिर पाती उससे पहले उसकी मीट बॉल जाकर जमीन पर गिरती है और पूरे में खून ही खून फैल जाता है। अब यहाँ पर केंगो पूरी तरह से खत्म हो गया था, या फिर ये कहो कि पूरी तरह से मीट बॉल के अंदर कन्वर्ट होकर मर चुका था। इसलिए हावेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे केंगयू से ही इसका आंसर लेना होगा। और सियुन उससे आगे कहती है, और अब इस समय पर हावेंग और उस मिस्टीरियस EMP अटैक ने डेड रो कंट्रोलिंग डिवाइस जो कि उसके ऊपर इंस्टॉल था उसने सभी फ्लोर्स को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। पर ये काफी ज्यादा अच्छा है कि हमने सभी के सभी प्रिजनर्स को वहाँ से भागने से तो रोक लिया, पर अभी वहाँ पर ऐसे कई सारे प्रिजनर ऑफिसर्स हैं जो कि उन प्रिजनर्स के साथ अभी भी लॉक्ड अप है। केंगयू पूछता है कि अगर वो EMP अटैक कौन की वजह से हुआ था? सियुन कहती है कि अभी भी इसके बारे में जांच की जा रही है। जिसके बाद सियुन उससे माफी मांगते हुए आगे कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं ये सब तुम्हारे बड़े भाई की फ्यूनरल पर कह रही हूँ, पर क्या तुम लूसलिस प्रिजन के अंदर जो ये सब हो रहा है उसे खत्म कर सकते हो? केंगयू गुस्से में कहता है कि बिल्कुल, पर साथ ही वो आगे कहता है कि पर मेरी एक कंडीशन है। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और हमें प्रिजन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा तबाही थी। साथ ही वो आगे कहता है कि मेरे साथ काम करने वालों ने मुझसे एक बार कहा था, और हमें प्रिजन के अंदर का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स थे वो सभी आजाद हो गए थे और वो सभी एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली मारे जा रहे थे, और साथ ही जितने भी प्रिजन ऑफिसर थे उन सभी को भी। और केंगयू आगे कहता है कि एक हीरो का काम लोगों की जान बचाना होता है, न कि उनकी जान लेना। और मेरे भाई ने कहा था जो कि प्रिजन ऑफिसर है कि केवल एक नियम ही है जो कि इंसान को सही से इंसाफ दे सकता है। पर जैसे ही गेट खुलते हैं तो सभी प्रिजनर्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि गेट खुल चुका है। पर केंगयू आगे कहता है इसलिए प्रिजन ऑफिसर ही अकेले वो होते हैं जो कि उन सभी को मार सकते हैं, यानी प्रिजनर्स को, और हमें उन सभी को वहाँ पे उड़ता हुआ दिखाते हैं। और तभी उन सभी के सामने गेट खुलता है और एक पुलिस ऑफिसर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि केंगयू लूसलेस प्रिजन के अंदर कोई हीरो बनकर नहीं आया था बल्कि वो यहाँ पर एक प्रिजन ऑफिसर बनकर आया था, और सच में उसके लुक्स देखने में काफी ज्यादा डेडली है। वो अंदर आते ही सभी लोगों से कहता है कि मैं प्रिजन ऑफिसर केंगयू हूँ। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज अजीब सा लुक देते हैं और कहते हैं आखिर एक हीरो ने प्रिजन ऑफिसर की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हुई है? और अचानक ही वो सभी ट्रांसफॉर्म होना चालू कर देते हैं और वो सभी किसी डीमन की तरह लगते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि हम इस कमीने से मिले। और साथ ही वो सभी मिलकर केंगयू के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। पर जैसे वो सभी केंगयू के पास पहुंचते उससे पहले केंगयू अपने एक पावरफुल पंच को बनाता है, और जैसे ही उसके ऊपर वो अटैक करता है तो केंगयू की अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सामने वाले का पेट को चीरते हुए निकल जाती है, और साथ ही उसका इम्पैक्ट पीछे तक जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे खड़े हुए जितने भी
प्रिजनर्स थे उन सभी के शरीर के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े होना चालू हो जाते हैं और सभी वहाँ पर गिरकर मर जाते हैं। उस एनर्जी के सामने जितने भी अपराधी थे, किसी का पैर कट चुका था, कोई 2 टुकड़ों में कट चुका था और किसी का तो आधा शरीर गायब हो गया था। जितने भी आसपास के प्रिजनर्स थे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और कहते कि आखिर ये क्या है। कैंग शर्ट की ऊपर की बटन खोलते हुए उन लोगों से कहता है, मेरी बात कान खोलकर सुनो कचरों के टुकड़े, आज से गवर्नमेंट के ऑर्डर से पहले फ्लोर से लेकर बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, बेसमेंट 4 और बेसमेंट 5 ऊपर से लेकर नीचे तक 5th बेसमेंट तक मैं अकेला ही सबके ऊपर ध्यान दूंगा। और हमें नीचे हावेंग को दिखाते हैं जिसने सभी को मार दिया था और वो सभी की लाशों के ऊपर बैठकर कैंग का ही वेट कर रहा था और जैसे उसे इसकी एनर्जी सेंस होती है वो खुश होते हुए कहता है, तो तुम यहाँ पर आ गए। जिसके बाद कैंग उन लोगों से आगे कहता है, तो चलो एग्जीक्यूशन को चालू करते हैं। पर सभी लोग एग्जीक्यूशन का सुनकर कंफ्यूज हो गए थे और सभी चिल्लाते हुए कहते कि आखिर ये किस तरीके की बुलशिट है, क्या ये कमीना सच में हमें यहाँ पर मारने के लिए आया है, क्या तुम सच में हमें यहाँ पर मार दोगे। कैंग उन लोगों से कहता है कि तुमने इतने सारे लोगों को मारा, क्या उसके बाद भी तुम्हें ये चीज अनफेयर लग रही है कि मैं अगर तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ। तो एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो कि हमने कई सारे लोगों को मारा है, पर मैंने तो अभी तक इतने सारे लोगों को मारा भी नहीं है। और हम इसके बारे में बताते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने 12 लोगों की जान ली थी। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो उन्हें अपने हाथों पर ही गिन सकता हूँ। और हमें पता चलता है कि इसने भी 7 लोगों की जान ली थी। और तभी एक आदमी और चिल्लाते हुए आगे कहता है कि मैं तो इसे अपने एक हाथ पर गिन सकता हूँ। और हम इसके बारे में बताते हैं कि इसने 3 बच्चों को किडनैप किया और उसको बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट करने के बाद उन सभी की जान ले ली। और ऐसे ही सभी अपराधी चिल्लाना चालू करते हैं, आखिर तुम कौन होते हो जो कि हमें यहाँ पर मार सको, जल्दी से यहाँ पर हमारे लॉयर को बुलाओ। और ऐसे ही वो सभी बड़बड़ाना चालू कर देते हैं क्योंकि हम सभी भी इंसान हैं। उनकी ब्ला 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 चालू रहती है और हम उन सभी के बीच में एक हरे वालों वाले आदमी को दिखाते हैं जो कि बड़े शान से खड़ा हुआ था। वो कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा है। और हम इसके बारे में भी बताते हैं कि इसने 8 आदमियों को असॉल्ट करने के बाद उनकी जान ले ली थी। वो हरे वालों वाला आदमी सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि जब तक ये दूसरे लोगों की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, मुझे 1 सेकंड का मौका देकर जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो हरे वालों वाला आदमी अपने पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो ग्रिप लेता है, एक ही सेकंड के बीच में वो सभी प्रिजनर्स के बीच में से निकलते हुए काफी ज्यादा तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा था। और वो कैंग के साइड में से निकलकर भागते हुए कहता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। पर जैसे ही वो वहाँ से निकल पाता, उसे इस चीज का एहसास होता है कि उसके चेहरे पर एक जोरदार किक पड़ने वाली है। और कैंग ने उसके चेहरे पर कितनी ज्यादा जोरदार किक मारी थी कि उसका सिर यहाँ पर फट जाता है। इसकी वजह से वो यहाँ पर मारा गया था और सभी प्रिजनर्स ये देखकर बहुत ज्यादा दंग हो गए थे। खून की पिचकारी के साथ उस आदमी का शरीर वहीं पर गिर जाता है और कैंग उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चॉइस देता हूँ, या तो तुम बड़े ही आराम से जाकर कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन लो और जाकर अपने सेल में अपने एग्जीक्यूशन का वेट करो, या फिर आज यहाँ पर केवल मेरे हाथों से मारे जाओ। और उसको इस तरीके से बोलता हुआ सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा सहम चुके थे। पर तब ये कैदी कहता है क्या ये कमीना क्या कह रहा है। नेचुरली देखा जाए तो ये बाद में तो होना ही है। दोनों तरीकों से ही अगर हम लोगों को मरना ही है तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि हम लोग यहाँ पर लड़कर मरे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके के नेगोशिएशन टर्म्स जरा से भी सिचुएशन के ऊपर लागू नहीं होते। कैंग बोलता है कि मैं तुम लोगों से किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं कर रहा, ये केवल एक आखिरी चीज है जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ। और उसकी आंखों में इस तरीके से लोग देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया बरतने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी लोग कहते हैं कि ये कमीना सच में हम लोगों को यहाँ पर मार देगा, पर इसकी वजह से हमारी जिंदगी थोड़े बहुत लंबे समय के लिए तो और बढ़ जाएगी। मुझे लगा था कि ये एक प्रिजन गार्ड है, पर ये तो एक इक्वलिटी का हीरो है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन लेना चाहिए। और भी कई सारे प्रिजनर्स थे जो कि इसके लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी वो आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार रोर लगाता है जिसकी वजह से सभी का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। और वो सभी लोगों से कहता है कि ध्यान दो, सभी लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि भले ही तो मैं इक्वलिटी के हीरो हो, पर फिर भी हमें इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है कि केवल एक स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ हम कोई डील करे, क्योंकि असल में मैं काफी ज्यादा अच्छी टीम वर्क के साथ एक टियर 2 के हीरो को मार चुका हूँ। ये सुनकर सभी प्रिजनर्स काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये चीज सच है और इसकी वजह से उनके दिमाग में एक उम्मीद जाग जाती है और वो सभी कैंग को देखकर ईवल से स्माइल हंसने लग जाते हैं। और वो आदमी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, इसलिए हम लोगों को इस कमीने से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग चाहे तो इसको मारकर हमारी फ्रीडम को फिर से रिगेन कर सकते हैं। कैंग को ये देखकर गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि तुम्हारे जैसे कचरे के बारे में मुझे बताया गया था। फिर हमें सीयून का सीन दिखाते हैं जो कि ल्यूसिलिस प्रिजन के जितने भी कैदी हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है उसके बारे में बताती है कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं उन सभी को उनकी जो डेंजर लेवल है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। पहले फ्लोर के ऊपर सभी वो लोग हैं जिनने कई सारे इंसानों को मारा है और वहाँ पर 300 से भी ज्यादा सीरियल किलर्स है। फर्स्ट बेसमेंट के अंदर 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनने टाउन को काफी ज्यादा बड़े खतरे में डाला था। सेकंड बेसमेंट के अंदर 30 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसने पूरे मेट्रोपोलिस को डेंजर के अंदर डाला था। और थर्ड बेसमेंट के अंदर 10 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनने इस पूरे नेशन को एक खतरे में डाल दिया था। और फोर्थ बेसमेंट के अंदर 5 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनने पूरी कॉन्टिनेंट को ही खतरे में डाल दिया था। और फिफ्थ बेसमेंट जो कि आखिरी बेसमेंट है उसके अंदर 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी दुनिया को ही काफी ज्यादा बड़े खतरे में डाल दिया था। और हावेंग भी उन सभी में इंक्लूडेड है। ये बहुत सारे होने के बाद भी पर जो इंसानों का नंबर है वो काफी ज्यादा कम है, पर फिर भी जो प्रिजनर्स हैं उनसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर की बेसमेंट है और हमें उसका सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर अजीब तरीके की चीजें हो रही थी। और वहाँ पर 2 सिबलिंग्स थे जो कि सभी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि अपने सिंस को यहाँ पर कन्फेस करो। और साथ ही वो कहती है कि 5th बेसमेंट के अंदर भी वहाँ पर 3 लोग हैं और हमें एक
लड़की को दिखाते हैं जो कि कई सारी लाशों के ऊपर बैठी हुई थी। हावेंग उसके पास आकर कहता है कि वाव, और वो लड़की उसको देखकर जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करती। तो ये देखकर हावेंग कहता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, पर ऐसा लगता है कि मेरे साथ यहाँ पर पहले से ही कोई है। वो लड़की उसको देखकर मुंह बना लेती है। ये देखकर हावेंग एक इवल से स्माइल हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा समय तो बिता ही सकता हूँ जब तक कैंग्यू यहाँ पर आएगा। पर सियोन आगे कहती है कि फर्स्ट फ्लोर काफी ज्यादा यूनिक है और वो भी केवल इस स्थान की वजह से। और कैंग्यू को वो उसी आदमी की शक्ल दिखाती है और उसके बारे में बताती है। उसका वो नाम बताती है पर जो हमारे यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता, पर जो उसका स्किल है वो काफी ज्यादा स्पेशल ग्रेड का है, क्योंकि वो अपने कॉमरेड्स को केवल अपने साउंड की वजह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। यानी अगर वो उनसे कुछ भी बोलता है जिसकी वजह से उनके अंदर ताकत आ जाएगी। वो इसका नाम बताते हैं जो कि बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, पर ये एक स्पेशल तरीके की स्किल को ऑब्टेन करता है कि ये अपने कॉमरेड्स को केवल बोलकर ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब इसके कुछ बोलते ही उनके अंदर ताकत आ जाती है। कैंगी उस आदमी से कहता है कि तुमने अपने 30 साथियों के साथ एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया था जहाँ पर तुमने 7 लोगों को मार दिया था और उसमें एक लेवल 2 का हीरो भी था जिसको मिलाकर 8 होते हैं। पर तभी वो आदमी कहता है कि असल में 10 लोगों को वहाँ पर 10 लोगों को मैंने मारा था, क्योंकि वो हीरो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में ट्विंस थे। और ये कहकर वो एक इवल सी हंसी हंसता है जो देखना काफी ज्यादा क्रीपी है। कैंगी को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों से कहता है कि चीफ, और वो सियोन से पूछता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी थोड़ी सी ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आखिर ये इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सियोन उससे कहती है कि तुम चाहे वहाँ पर कुछ भी करते हो पर ये चीज तबाह नहीं होगी, मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ। ये सुनकर वो कहता है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर अपनी ताकत को जरा सा भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी ये सुनकर कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो, तुमने तब भी तो कुछ नहीं किया था जब तुम इक्वलिटी के अंदर एक हीरो हुआ करते थे। तुमने हावेंग को केवल थोड़ी सी मेहनत कर पकड़ लिया था क्योंकि तुमने अपने सभी साथियों को एज अ बैट इस्तेमाल किया था। पर चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे कॉमरेड्स के पास भेज देते हैं। और ये कहकर वो एक इवल से स्माइल हंसने लग जाता है और फिर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फिर से रोर करता है, जिसकी वजह से उसके जितने भी साथी वहाँ पर आसपास खड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि मैं स्ट्रेंथ से ओवरफ्लो होता जा रहा हूँ। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होना चालू करते हैं और वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कैंग्यू के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर कैंग्यू केवल अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करता है और एक किक घुमाता है, जिसकी वजह से क्रॉस सभी के ऊपर से निकल कर जाता है। और इस क्रॉस के अंदर इतनी ज्यादा इंटेंस पावर होती है कि वो जितनों से भी टकराती है वो सभी को बीच में से चीरते हुए निकल जाती है। सभी के शरीर बीच में से 2 टुकड़ों में कटते चले गए थे और जितने भी लोग उस क्रॉस के बीच में आए थे उन सभी के शरीर के नामो निशान तक नहीं बचे थे। वो आदमी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और थोड़ी देर में उसकी नजरों के सामने वहाँ पर खून की नदी बहना चालू हो गई थी और वहाँ पर पूरे में केवल कैदियों की लाशों के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। किसी का सिर कहीं पड़ा हुआ था, किसी का पैर कहीं पड़ा हुआ था और पूरे में खून ही खून हो गया था, जो देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा डर गया था। जिसके बाद कैंग्यू अपने पैर को आसमान में उठाकर अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो अपने पैर को लेकर जमीन पर दे मारता है, इसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव निकलती है, जिसकी वजह से जितने भी कैदी थे वो सभी आसमान में पहुंच जाते हैं। और ये करंट वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरे पूरे असाइलम के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा शॉक लगता है। और ये शॉक फर्स्ट बेसमेंट से लेकर 5th बेसमेंट तक महसूस किया जा सकता था। फर्स्ट बेसमेंट के अंदर जो एक काफी ज्यादा पावरफुल कैदी था उसको भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो डरते हुए कहता है कि कैंग्यू यहाँ पर आ चुका है। और वो आदमी जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को पावर प्रोवाइड करी थी वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और कहता है कि आखिर कभी नहीं, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। पर थोड़ी देर में कैंग्यू उसे अपनी आंखों के सामने दिखता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाए हुए था और कैंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अब मोड पर आ जाता है और वो अपने एक बेदर मोड का इस्तेमाल करता है। ये देखकर सभी के सभी कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर कहते हैं कि यहाँ पर रुक जाओ। पर यहाँ पर सभी के अटैक्स पूरे से बेकार हो जाते हैं और कैंग्यू सर्किट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो सभी से टच करते हुए पूरे में घूमता है और सभी लोगों को बीच में से चीरते हुए आकर जमीन पर खड़ा हो जाता है। और ये सीन सच में देखना काफी ज्यादा टेरिफाइंग और काफी ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि वो सभी को बीच में से चीरते हुए निकल कर आ गया था और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी एक ही झटके के अंदर मरते हुए चले जाते हैं। पर शुरुआत में तो किसी को तक ये समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ है। पर जैसे उन्हें इस चीज का एहसास होता है उनका शरीर 2 टुकड़ों में कटकर इधर उधर फेंका चुका था। वो आदमी भी ये देख कर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और तभी आसमान से लाशों की बारिश होना चालू हो जाती है और देखते ही देखते फर्स्ट बेसमेंट के जितने भी लोग थे वो सब यहाँ पर मारे जा चुके थे। उन सभी की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी और कैंग्यू आगे बढ़ते हुए कहता है कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे उन सभी का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पर उसके पीछे का ये सीन सच में काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक कैंग्यू के पीछे लाशों के ढेर लगे हुए थे। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो फर्स्ट बेसमेंट के अंदर चलते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था उसके पीछे केवल लाशों के ढेर लगते जा रहे थे। आगे बताया जाता है कि आखिर वो यहाँ पर न जाने कितने लोगों को मार चुका है, दर्जन भर, 100 से भी ज्यादा। और वो उन सभी को एक ही चॉइस देता है कि या तो अपने डिवाइसेस को पहन लो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। ये देख कर उसके सामने खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक प्रिजनर अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसे गाली देता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर कैंग्यू केवल अपने छोटे से अटैक की वजह से उसके सर को यहाँ पर फोड़ देता है, बिल्कुल किसी फटाके की तरह, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मारा गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कंट्रोलिंग डिवाइस को पहनने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से मुझे वो डिवाइस दे दो। वो कहता है कि आगे आओ और इसे ले लो। वो प्रिजनर कहता है कि ठीक है सर। वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे पहना दीजिए। पर अचानक उसके लुक्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं और वो एक क्रीपी सा लुक देते हुए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर रे का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि कमीने। और जैसे उसने हंगी के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया था वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और ये देखकर वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि सच में तुझे ऐसा लगा था कि मैं तेरे जैसे किसी कमीने की बात यहाँ पर मानूंगा। पर जैसे ही उसका अटैक यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है पर वो
ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि केंग्यू को तो यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई है। केंग्यू ये देखकर कहता है कि टॉम ने एक विलेन पकड़ा था जिसने ये कहा था कि जिनके अंदर फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा कम होती है वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं। तुम्हें इस चीज के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है, ना ही तुम इसके बारे में जरा सा जानती हो कि किसी भी इंसान को मारना कितना ज्यादा रिलैक्सेशन और कितना ज्यादा मजेदार होता है, भले ही तुम उसे कहीं दूर से ही क्यों ना मारो। पर केंग्यू उस बात को याद करते हुए कहता है कि ये चीज उतनी ज्यादा स्टैटिक यानी मजेदार है, पर इससे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं केवल अपने फिस्ट से कोई अंडे फोड़ रहा हूँ। यानी उसके लिए किसी भी विलेन को मारना बिल्कुल किसी अंडे फोड़ने की तरह था। जिसके बाद केंग्यू चलते चलते एक प्रिजन के सामने आ जाता है और उसका गेट खोलता है। वहाँ पर जैसे ही खुलता है तो वहाँ पर वो अकेला बैठा हुआ था, जो कि कहता है कि बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा है। वो केंग्यू को देखकर कहता है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया, मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, इस चीज को काफी लंबा समय हो गया है, क्यों मैंने सही कहा ना हीरो केंग्यू। और ये फर्स्ट फ्लोर का सॉलिटरी प्रिजनर है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम चियोक है। चियोक खड़ा होते हुए केंग्यू से कहता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मुझे लगता है कि शायद तुमने अपनी जॉब बदल ली है, पर चीज ये तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। केंग्यू कहता है कि तुम्हें इस चीज के अंदर चूज करना है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो या फिर नहीं। अगर मुझे पता होता कि हम लोग इस तरीके से मिलने वाले हैं, और ये बोलकर वो हंसने लग जाता है, तो तुम और तुम्हारे इक्वलिटी के दोस्त। और हमें वो सीन दिखाते हैं जब यहाँ पर चियोक को पकड़ा गया था, पर तभी केंग्यू का ध्यान एक पॉट के ऊपर जाता है जहाँ पर खाना बना हुआ था, या फिर ये कहा जाए कि लोगों को मारकर उसके अंदर पकाया गया था। ये देखकर वो हैरान था, पर तभी चियोक उससे कहता है कि ये चीज देखने में काफी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम सच में किसी को मारना चाहते हो। और ये बोलकर वो एक क्रीपी सी हंसी हंसने लग जाता है। केंग्यू को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, पर अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और उसको अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता हुआ सभी लोग देख लेते हैं और वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुझे मार डालूंगा। पर तभी केंग्यू के साथ ही उसे आवाज देकर यहाँ पर रोक देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो। ये सुनकर केंग्यू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने आप को शांत कर लेता है। और उसी दिन के बारे में याद दिलाते हुए चियोक कहता है कि तुम्हारे कॉमरेड्स को देखो जो कि तुम्हें देखकर कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। केंग्यू काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे कोई भी जवाब नहीं देना चाहते तो मैं ये समझ लेता हूँ कि तुमने यहाँ पर डेथ को चूज किया है। चियोक उससे कहता है कि तुम नहीं जानना चाहते कि आखिर मैंने उन्हें क्यों मारा था, पर केंग्यू कहता है कि मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो एक ही सेकंड में उसकी मुंडी उड़ा देता है, जो देख ऐसा लगा था कि ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। पर तभी चियोक की आवाज आती है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो सभी मुझे याद रखे। और वो यहाँ पर गायब होने लगा था, जैसे कि उसकी बॉडी यहाँ पर गायब होने लगी है, पर वो हमें दिखता है कि वो एक दूसरी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि इसलिए मैंने उन सभी को मार दिया था। और उसके बाद से मैं उन सभी की जिंदगी का एक काफी ज्यादा यादगार इंसान बन गया। जिसके बाद वो और भी ज्यादा क्रीपी लुक देते हुए आगे कहता है कि जब वो वहाँ पर मेरी एबिलिटी के हाथों मारे गए थे, उसके बाद वो कभी भी मुझे नहीं भूल सकते। और ये काफी ज्यादा हॉरिफाइंग सा सीन बन जाता है जहाँ पर हमें उसके कई सारे चेहरे दिखाते हैं और उसके विक्टिम्स जो कि यहाँ पर डरते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें मत मारो। और चियोक आगे कहता है कि और वो अपनी दोनों आंखों से मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि जो यहाँ पर उन्हें मारने वाली है ये चियोक की एबिलिटी है। और ये बोलकर वो जोर जोर से ठहाके लगाता जा रहा था। साथ ही वो आगे कहता है कि एज अ प्रूफ मैं यहाँ पर तुम्हें उन सभी की मेमोरीज दिखाना चाहूंगा जिनको मैंने मारा है। क्या मैं तुम्हें हर एक दिखाऊं जिसको मैंने मारा था? और तभी वो एक बच्चे का इल्यूजन बनाते हुए कहता है कि इस बच्चा, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता, पर उससे ही पहले उसका हाथ यहाँ पर कट जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द में किर्राने लगा था, पर वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। केंग्यू कहता है कि यही तो वजह थी कि जिसकी वजह से तुम एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रिजनर बन गए, इसलिए मैं सच में यहाँ पर तुम्हारा ये बेकार घटिया समूह बंद करना चाहता हूँ। और अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और अब तुम्हारे पास तुम्हारी एबिलिटी से मेरे ऊपर अटैक करने का जरा सा भी समय नहीं है, मैंने सही कहा ना? चियोक ठहाके लगाते हुए हंसकर उससे कहता है कि मेरे मरने से पहले केवल एक ही चीज है जो कि मैं तुमसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्या जितने भी लोग यहाँ पर तुमने मारे हैं क्या उन सभी के चेहरे तुम्हें याद है? वो कहता है कि नहीं, वो जरा से भी इस लायक नहीं थे कि उन्हें याद रखा जाए, पर तुम्हारे जैसा कचरा थोड़ा सा अलग है। पर तभी उसकी आंखों के सामने कई सारी तितलियां आ जाती हैं और वहाँ पर उसके जितने भी कॉमरेड्स थे उन सभी के एल्यूजन्स आ जाते हैं। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था और थोड़े समय के लिए वो यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि इसकी लीडर उससे कहती है कि केंग्यू ऐसा मत करो। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उसके जितने भी साथी थे वो सभी केंग्यू केंग्यू करते हुए उसे आवाज देने लगे थे। पर केंग्यू हंसते हुए कहता है कि पर तुम्हें ये सब याद है? वो सभी केंग्यू केंग्यू कर रहे थे और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। पर ये देखकर केंग्यू इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सभी के ऊपर अपनी एबिलिटी का अटैक करता है और सभी को बीच में से चीरते हुए चियोक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि ये तुम्हारी घटिया ट्रिक का अंत था। चियोक हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर तुमने बिना किसी हेजिटेशन के अपने कॉमरेड्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। केंग्यू कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो बस छोटे मोटे इल्यूजन्स थे। और ये कहने के बाद केंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चियोक को भी यहाँ पर दो टुकड़ों में काट कर यहाँ पर मार डालता है। जिसके बाद वो आगे कहता है और इसके अलावा अब मैं कोई हीरो नहीं रहा, अब मैं केवल एक प्रिजन गार्ड हूँ। पर चियोक यहाँ पर मरते हुए उसे कहता है क्या तुम कोई प्रिजन गार्ड नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर बिल्कुल हावेंग की तरह, एक काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। और ये कहकर वो भी मुस्कुराते हुए यहाँ पर मर जाता है। और केंग्यू की आंखें देखने पर सच में ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर के अंदर बदल चुका हो, क्योंकि उसके अंदर जितनी ज्यादा रोशनेस थी उतना ही ज्यादा गुस्सा भी था और इसलिए वो यहाँ पर किसी की भी बात मानकर रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और हमें नीचे हावेंग को दिखाते हैं जो कि केंग्यू के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर तो जरा सा भी सिंगल ऑफ रिएक्शन नहीं दिखाया गया है। वो लड़की यहाँ पर चुपचाप से बैठी हुई थी, उसे इस चीज से जरा सा ही मतलब नहीं था। और हावेंग केंग्यू के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नीचे कब आओगे? अगर ऐसा नहीं है तो क्या मुझे ही ऊपर आ जाना चाहिए? पर
और वहीं हमें उस असाइलम के ऊपर एक काफी ज्यादा ऊंची पहाड़ी पर 3 लोग दिखाते हैं। केनेथ नाम का आदमी सिनका से कहता है क्या हमें इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए, तो वो कहती है कि वो यहाँ पर आ गया और वो अपने डिवाइस में कैंग्यू को ही देख रही थी, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ये मेरा डियर हस्बैंड है। केनेथ कहता है क्या तुम्हारा हस्बैंड? सिनका कहती है कि हाँ बिल्कुल ये मेरा हस्बैंड है। तो ये देखकर वो कहता है कि सिनका पर क्या तुम्हारा हस्बैंड हावेंग नहीं था? और दूसरा आदमी जिसका नाम केटो है वो सिनका से कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या यही वजह नहीं थी कि तुमने वो ईएमपी अटैक किया था जिससे तुम हावेंग को बचा सको? केनेथ कहता है और जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है वो एक हीरो है, यही एक आखिरी इंसान है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में थोड़ा सा काम कर रहा है। सिनका कहती है क्या ये एक हीरो है, पर इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं इसे ही पसंद नहीं कर सकती? केनेथ कहता है अगर ऐसा है तो केवल तुम्हें उन दोनों में से एक ही को पसंद करना होगा। केटो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा करना इलीगल है। ये देखकर सिनका कहती है पर क्या ये मुझसे बड़ा है या फिर छोटा, ये तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, या फिर मुझे ये देखना चाहिए कि आखिर उन दोनों में से यहाँ पर कौन सर्वाइव करेगा, वही मेरा फेटेड हस्बैंड होगा। इसलिए वो कहती है तो चलो ठीक है, हम अब ये देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सर्वाइव कर पाता है। और सच में इसको इस तरीके से देखना भी काफी ज्यादा क्रीपी है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक और काफी ज्यादा खतरनाक एंटिटी है जो कि यहाँ पर अपना रोल अदा करने के लिए आने वाली है। जिसके बाद फिर से प्रिजन के अंदर का सीन दिखाते हैं। अब सियोन वहाँ पर आकर कैंग्यू की तारीफ करती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और वो साइड में चियो की बॉडी को पड़ा हुआ देखकर कहती है कि तुमने फर्स्ट बेसमेंट को काफी ज्यादा जल्दी क्लियर कर लिया, पर नीचे वाले बेसमेंट में जो प्रिजनर्स है उनकी पावर काफी ज्यादा बड़ी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम लेने की जरूरत है। पर कैंग्यू उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे वहाँ पर तुरंत जाना होगा, इसलिए दरवाजे को खोलो। और ये कहकर वो उसे भी यहाँ पे काफी ज्यादा टेरिफाइंग सा लुक दे रहा था। ये देखकर सियोन उससे कहती है कि मैं समझ गई, पर तुम वहाँ पर जाओ, उससे पहले मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। इस फ्लोर से जितने भी नीचे के फ्लोर है, यानी सेकंड बेसमेंट के बाद के जितने की भी नीचे फ्लोर है, वहाँ से हमें कई सारे गार्ड्स के अभी भी जिंदा होने के सिग्नल आ रहे हैं। तो वो पूछता है कि अगर वहाँ पर कितने गार्ड्स है। ये उससे कहती है कि यहाँ पर कई सारे फ्लोर है, तो तुम इसके बारे में समझ सकते हो। तो वो कहता है क्या उन्हें उनकी फैमिली के पास वापस पहुँचाना है। ये उससे कहती है कि वहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, केवल फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में जितने हैं, इसलिए मुझे उनके नंबर के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वहाँ पर एक न एक जरूर होगा, क्योंकि जो 5th फ्लोर की कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, क्योंकि वो अभी भी सही से काम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए पूरी तरह से श्योर हूँ। और हमें नीचे एक आदमी को दिखाते हैं जो कि दर्द में किर्रारते हुए क्राउल करता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि मेरी मदद करो। उसके पीछे हावेंग और वो लड़के खड़े हुए थे जो कि उसे यहाँ पर टॉर्चर करते जा रहे थे। वो आदमी बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि कोई भी हो बस प्लीज मेरी मदद करो। पर तभी हावेंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसे भी यहाँ एक मीट बॉल के अंदर कन्वर्ट कर जमीन के अंदर फेंक देता है। और साथ ही वो आगे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा शो दिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर से तुम सभी ये देख रहे हो। कैंग्यू ये जाने के बाद कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। तो सियोन फर्स्ट बेसमेंट का जो फ्लोर होता है उसे यहाँ पर ओपन करवा देती है, जिसकी वजह से कैंग्यू के सामने काफी ज्यादा बड़ा स्टील का जो दरवाजा था वो यहाँ पर खुलने लग जाता है। पर सियोन कैंग्यू से कहती है कि मैं एक और बार तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने का कहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जितने प्रिजनर्स हैं उन लोगों के बीच की जो स्ट्रेंथ गैप है वो बिल्कुल इस तरीके का है जैसे कि जमीन और आसमान। और जैसे वो गेट खुलता है कैंग्यू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि दो प्रिजनर्स काफी ज्यादा स्पीड में आकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे थोड़ा सा घायल कर देते हैं। और वो उसे साथ ही गाली देते हैं और कहते हैं कि जो सबसे पहले आएगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। और बाकी जितने प्रिजनर्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी एबिलिटीज के साथ उसके ऊपर शूट करना चालू कर देते हैं और कहते हैं हमें ये पहले से ही पता था कि वो यहाँ पर नीचे आने वाला है, इसलिए क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि हम लोग इस चीज के लिए जरा से भी तैयार नहीं है। सियोन कैंग्यू के ऊपर अचानक से अटैक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर तब एक प्रिजनर उससे कहता है कि अभी यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, यहाँ पर दूसरे के बारे में सोचने के बजाय अपने ऊपर ध्यान दो। और वो अपनी एबिलिटी के साथ यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा बम फोड़ने वाला था और जैसे ही वो अपने दूसरे हाथ से सियोन का गला पकड़कर उसे उठा देता है, कहता है कि ये यहाँ की बॉस है, मैंने सही कहा ना, ये तो एक काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं हमेशा से ही उसका एक काफी ज्यादा एरोगेंट फेस को तोड़ना चाहता था, तो क्या ये मुझे अभी यहाँ पर कर देना चाहिए। इसके अलावा वो अपने साथियों को गाली देते हुए कहता है कि वो एक प्रिजन गार्ड है, पर जो सबसे पहले यहाँ पर उसको मार कर लेकर आएगा वो ही जीतेगा। पर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वो ये देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पीछे का मंजर दिल दहला देने वाला था। उसके साथ ही जितने भी बाहर आए हुए थे वो सभी यहाँ पर मरे पड़े हुए थे। ये देखकर वो भी डरते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। पर जैसे ही उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है तो कैंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे भी यहाँ पर जमीन में धसा देता है। जिसके बाद कैंग्यू सियोन से कहता है कि तुम्हें नीचे सेकंड बेसमेंट फ्लोर के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। पर कैंग्यू को वहां से जाता हुआ देखकर सियो कैंग्यू को बताती है कि जो टोमे ने टोमोकी को पकड़ा था वो भी फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट में ही है। ये सुनकर वो वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है। और हमें फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट के अंदर सॉलिटरी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर जितने भी कैदी थे वो कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का शोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई किसी को मार रहा है, क्या वो लोग यहाँ पर सक्सेस हो गए हैं। पर तभी टोमोकी की आवाज आती है कि वो कमीने कहीं के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जीत चुके होंगे? क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि हम लोगों में से कोई यहाँ पर सच में इस तरीके की कोई फंस मचा सकता है? वो कभी भी इस चीज को नहीं सुनता जब मैंने उसे कहा था कि यहाँ से मत जाना। और हम इसके बारे में बताते हैं कि ये टोमोकी है जिसने 28 हीरोज को मारा है। साथ ही वो आगे कहती है क्या तुम्हें पता है कि आखिर क्या वजह है कि विलेन हमेशा विलेन बने रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर होशियारी की कमी होती है। और हमें साथ ही इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये एक फॉरवर्ड हीरो हुआ करती थी। पर तभी एक आदमी टोमोकी को गाली देता है और कहता है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं? टोमोकी हंसते हुए कहती है क्या मुझे मारना? तुम केवल
नॉर्मल लोगों को ही मार सकते हो। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को मारा जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज हो? नहीं, तुम कभी भी ऐसे लोगों से नहीं लड़े। पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं उनसे पहले लड़ चुकी हूँ, यही वजह है कि मैं यहाँ पर हूँ। पर वो आदमी तभी ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है, तो अगर ऐसा है तो मैं एक स्पेशल एबिलिटी वाले इंसान को अभी यहाँ पर मार देता हूँ। ये सुनते ही टोमोकी अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उस आदमी के बीच में एक काफी ज्यादा पावरफुल कट लगाती है, जिसकी वजह से वो दो हिस्सों में यहाँ पर चिढ़ जाता है। और वो कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे, पर आखिर कौन है जो कि यहाँ पर मुझसे मरना चाहता है? और ये कहते हैं वो आदमी यहाँ पर खून की पिचकारी के साथ मर जाता है और टोमोकी यहाँ पे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लगने लगती है कि जब मैं एक हीरो हुआ करती थी मैंने कई सारे विलेंस को पकड़ा था और यही वजह थी कि मैंने ऐसे इंसानों को भी पकड़ा था जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज थी और उसी नॉलेज की वजह से मैंने कई सारे हीरोज को भी मारा था और मैं ये सब अब तुम लोगों को भी सिखा सकती हूँ। इसलिए अगर तुम सभी मेरे साथ फोर्सेस को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम लोगों को ये सिखाने के लिए तैयार हूँ कि आखिर किसी इंसान को कैसे हैंड करते हैं जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज हो। और साथ ही वो कैंग्यू के बारे में भी हंसते हुए ठहाके लगाकर कहती है। और ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आखिर कैंग्यू की एबिलिटी किस तरीके की है। एक आदमी कहता है कि तुम्हें कैंग्यू की एबिलिटी के बारे में पता है, आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? तो वो कहती है कि मैं काफी लंबे समय तक एक हीरो रहा करती थी और तब मैं हीरोज की इन्फॉर्मेशन निकालने में काफी ज्यादा अच्छी थी। पर वो कहता है कि इस चीज से क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर हमें उसकी एबिलिटी पता चल भी जाएगी तो, क्योंकि हमारा दुश्मन इक्वलिटी का एक हिस्सा है, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो हीरोज थे वो फर्स्ट क्लास के हुआ करते थे और ये चीज तुम्हारे जैसे एक थर्ड क्लास हीरो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सुनकर टोमोकी हंसते हुए उससे कहती है कि जब से लॉरेंस इक्वलिटी की लीडर बनी थी उसके बाद से हीरो इंडस्ट्री के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहले तो हीरो होने का जो रियल मतलब था उसको चेंज कर दिया गया और ये भी बदल दिया गया कि हीरो किसी भी विलन को नहीं मार सकते और दूसरा रेगुलरली टीम्स बनने लगी जिससे वो लोग हीरोज की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकें। और आखिरी चीज जो कि हीरो ग्रेड सिस्टम था जो कि फर्स्ट से 5th ग्रेड तक डिवाइडेड थे। पर आखिर क्या वजह है कि आखिर में अचानक से तुम्हें इसके बारे में बताने लगी हूँ, क्योंकि असल में जब कैंग्यू ने इक्वलिटी को ज्वाइन किया था तब वो ग्रेडिंग सिस्टम काफी ज्यादा बेकार हो रहा था। इसी वजह से जब कैंग्यू ने इक्वलिटी को ज्वाइन किया वो भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मैनर था और उसने तब किसी भी तरीके की काफी ज्यादा पावरफुल अचीवमेंट्स नहीं करी थी, इसलिए वो सब इसे पैराशूट अपॉइंटमेंट कहते थे। और इसके बारे में भी कई सारे रूमर्स फैले हुए थे कि असल में वो लॉरेंस का एक सीक्रेट लवर था। तो वो कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी कैंग्यू को फाइट करते हुए नहीं देखा, पर इसके बाद भी अगर इस चीज को देखा जाए कि उसने फर्स्ट फ्लोर को बिना किसी समय में यहाँ पर क्लियर कर दिया है, वो अभी भी एक सेकंड क्लास हीरो होगा जो कि हमारी लिमिट से काफी ज्यादा ऊपर है। पर ये सुनकर टोमोकी खिलखिला कर हंसते हुए कहती है कि फर्स्ट फ्लोर में केवल कचरा भरा हुआ है पर तुम लोग उस चीज से काफी ज्यादा ऊपर हो। और हमें उनकी किल काउंट दिखाते हैं कि किसी की 1700 से ऊपर और किसी की 1900 यानी 2000 तक पहुंचने वाले किल काउंट थे। और साथ ही और भी कई सारे लोग थे जिसने 2200 और 3500 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। और इसके अलावा एक लड़का था जिसका नाम स्पीच था जिसने 6400 से ज्यादा लोगों को मारा था। जिनके सामने टोमोकी उन लोगों से कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि कैंग्यू एक कमजोर इंसान है, वो जरूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं काफी अच्छे तरीके से कैंग्यू की वीकनेस के बारे में जानती हूँ, इसलिए हम लोग डेफिनेटली उसका शिकार कर सकते हैं। एक लड़का कहता है क्या तुम्हें उसकी वीकनेस के बारे में पता है? टोमोकी हंसते हुए उससे कहते हैं आखिर तुम हमेशा इतने ज्यादा टेंशन में क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन है? तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम इसे डिक्लाइन कर दोगे? तुम्हारा दुश्मन काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। तो सभी एक एक कर हाथ उठाते हुए कहते हैं कि हम सभी हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। फिर वो स्पीच से इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? फिर इसके बारे में आगे बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले जब इंसानों के अंदर सुपर पावर्स अपीयर होना चालू हो गई थी, स्कॉलर्स ने क्लासिफाइड सुपर पावर्स को 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। ऐसी एबिलिटीज जिसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर अपनी बॉडी को एनहेंस कर सकता है उसे फिजिकल सीरीज के अंदर डाला गया। ऐसी एबिलिटी जो कि वहाँ पर कुछ न होने के बाद भी कुछ भी क्रिएट कर सकती है उन्हें क्रिएशन सीरीज के अंदर डाला गया। और ऐसी पावर्स जो कि इन दोनों कैटेगरीज के अंदर सूट नहीं होती थी उन्हें स्पेशल सीरीज के अंदर डाला गया। जिसके बाद हमें सभी प्रिजनर्स के सामने कैंग्यू को दिखाते हैं। तभी उन सभी की आंखें चमकना चालू हो जाती हैं और वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर है, हमारा टारगेट हमारे सामने है। और स्पीच टोमोकी से पूछता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? वो कहती है कि हाँ मैं उसे देख सकती हूँ। और स्पीच की एबिलिटी फिजिकल सीरीज की है, ब्रेन वेव्स कम्युनिकेशन। वो अपने दिमाग से किसी को भी यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। और टोमोकी ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को बताती है कि कैंग्यू की सुपर पावर बिल्कुल मेरी तरह फिजिकल सीरीज की है। फिर आगे नरेटर हमें बताता है कि टोमोकी को ऐसा लगा था कि जैसे उसने कैंग्यू की वीकनेस को ढूंढ लिया है, क्योंकि उसने जब उसकी जो हीरोज के दिन हुआ करते थे उसके ट्रेनिंग सेशंस को देखा था जब वो ट्रेनिंग रोबोट HR-12 के साथ एंट्रिंग कॉम्बैट प्रैक्टिस मोड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था। और जैसे ही वो कॉम्बैट मोड एक्टिव होता है हमें सीन फिर से कैंग्यू के सभी प्रिजनर्स के सामने का दिखाते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि या तो आराम से कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन लो या फिर यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओ। पर तभी साइड में से एक अटैक उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कैंग्यू यहाँ पर डॉज करने की कोशिश नहीं करता। और टोमोकी भी ये सब देख रही थी और उसे वही दिन याद आता है कि वो किसी भी अटैक को जरा सा भी डॉज नहीं करता। इसलिए टोमोकी ने भी ऐसे इंसान को एज अ शील्ड यहाँ
पर डोर के ऊपर खड़ा कर रखा हुआ था और क्रिएशन और स्पेशल सीरीज की एबिलिटी वाले जो यूजर्स थे वो सभी मिलकर एक साथ केंगी के ऊपर कई सारे मल्टीपल अटैक्स करना चालू कर देते हैं। स्पीच भी ये देख हैरान होते हुए कहता है कि जैसा तुमने कहा था वो किसी भी अटैक को यहाँ पर डॉज ही नहीं कर रहा। पर बेचारी टोमोकी भी ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानती थी क्या वजह थी कि केंगी किसी भी अटैक को यहाँ पर डॉज करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ये फैक्ट था कि जितने भी अटैक उसके ऊपर हो रहे थे उसे उसमें से कोई भी अटैक ऐसा नहीं लग रहा था कि जो कि वर्थ इट हो। इसलिए टोमोकी ने यहाँ पर एक और पैटर्न का इस्तेमाल किया जो कि था लॉन्ग रेंज अटैक। और तभी अचानक हमें दिखाते कि केंगी जैसे पीछे की तरफ देखता है कई सारी पट्टियां आकर उसके हाथ पैरों के ऊपर लिपटना चालू हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि उसको कई सारे यहाँ पर कंट्रोलिंग डिवाइस पहना दिए गए हैं। ये देख क्रिएशन सीरीज का लड़का खुश होते हुए कहता है कि हमारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्योंकि उसे यहाँ पर सुपर पावर कंट्रोलिंग डिवाइस पहना दिए गए हैं। एक आदमी टोमोकी से कहता है कि जैसा तुमने मुझसे कहा था मैं गार्ड्स की लाशों के अंदर से ये कंट्रोलिंग डिवाइस लेकर आ गया हूँ, पर क्या ये चीज तुम्हें पता नहीं है कि ये कंट्रोलिंग डिवाइस केवल फर्स्ट बेसमेंट लेवल का ही है, तो क्या ये चीज ज्यादा काम करेगी? वो कहते हैं कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है, अगर हम उसे कई सारे मल्टीपल डिवाइसेस पहना देते हैं तो ये चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक डिवाइस केवल फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट के लिए है और 10 डिवाइस सेकंड क्लास हीरो के लिए होंगे, और अगर हम उसे 15 डिवाइसेस पहनाते हैं जो कि फर्स्ट क्लास के हीरो के लिए काफी होंगे तो ये चीज उसकी एबिलिटी को सील करने के लिए काफी है। इसलिए वो ये काम एक ऐसे लड़के को देते हैं जो कि एक स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करने वाला था और वो लॉन्ग रेंज अटैक का इस्तेमाल करते हुए जितने भी डिवाइसेस उसके पास थे वो सब केंगी को पहना सकता था। इसकी वजह से टोमोकी खुश होते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो ये चीज पूरी तरह से सेफ होगी, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पर 30 से भी ज्यादा डिवाइसेस पहना देंगे जो कि काफी ज्यादा कमाल का होगा और उसकी एबिलिटीज को परमानेंटली यहाँ पर रोकने के लिए काफी होंगी। सभी प्रिजनर्स ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और उसे गाली देते हुए कहते हैं कि कमीने अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें कंट्रोलिंग डिवाइस अच्छी तरीके से पहना दिए हैं। पर नरेटर उसे कहता है कि यहाँ पर टोमोकी की जो स्ट्रेटेजी थी शुरुआत से ही उसके अंदर 3 एरर्स थे और उसका जो पहला एरर था वो केंग यू की स्ट्रेंथ थी, उसे इसके बारे में पता ही नहीं था कि अगर वो असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। वो फर्स्ट ट्रायल के हीरो को पहले सरपास कर चुका था, वो उससे काफी ज्यादा ऊपर था। स्पीच जैसे ही टोमोकी को ये बताता है कि सारे के सारे कंट्रोलिंग डिवाइस यहाँ पर टूट चुके हैं वो भी ये जानकर हैरान हो जाती है और हमें बेसमेंट का सीन दिखाते कि वहाँ पर कई सारे प्रिजनर्स मारे जा चुके थे और एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि अगली स्ट्रेटेजी जल्दी से बताओ कि आखिर हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो टोमोकी चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को तैयार करो। तो एक कहती जल्दी से एक गार्ड को पकड़ते हुए उससे कहता है कि जरा से भी मत हिलना वरना मैं इसे मार दूंगा, अगर तुम ये चाहते हो कि ये गार्ड यहाँ पर बच जाए तो जरा से भी अपनी जगह से मत हिलना। पर जैसे ही वो अपनी उंगली का इशारा करता है उन सभी को काफी ज्यादा पावरफुल शॉक्स लगते हैं और नरेटर उसकी सेकंड स्ट्रेटेजी एरर बताता है। वहाँ पर पूरे में रेड और ब्लैक एनर्जी फैलना चालू हो जाती है जो देखकर सभी लोग काफी हैरान थे और वो आगे कहता है कि केंग्यू की एबिलिटी, उन्हें ऐसा लगा था कि ये केवल फिजिकल सीरीज की एबिलिटी है पर कोई इसके बारे में नहीं जानता था कि उसके पास कोई इस तरीके की एबिलिटी भी हो सकती है जो कि एक स्पेशल तरीके की एबिलिटी है जो कि किसी स्पेशल सीरीज के अंदर आती है। और हमें दिखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की लाशें खून के तालाब में बह रही थी, पर यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। जिसके बाद नरेटर उसकी थर्ड और लास्ट एरर को बताता है कि सभी प्रिजनर्स जो कि सबको देख चुके थे वो जल्दी से सेल के अंदर वापस जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी से जाकर अपने कंट्रोलिंग डिवाइस को पहनने वाला हूँ। इसलिए वो चिल्लाते हुए केंगी उसे कहते हैं कि मैं जल्दी से कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी जान अभी तो नहीं जाएगी। पर तभी उसकी आंखों में एक लाल बिजली से दिखाते हैं और केंगी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल किसी विप की तरह पूरे में घुमाता है और सभी को धीरे धीरे कर मारना चालू कर देता है जो कि वहाँ पर खड़े हुए ये सब देख रहे थे। और नरेटर आगे बताता है कि जो लोग भी यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे कि ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी कि वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सके और केंगियो ने वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी को एक एक कर मार डाला था। इसकी वजह से स्पीच का जो कंट्रोलिंग डिवाइस था वो भी यहाँ पर तबाह हो जाता है। ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर सारे के सारे मारे जा चुके हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं है? पर टोमोकी तो बहुत ज्यादा हैरान थी और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। स्पीच चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ तो बोलो डैम इट, क्या तुम पूरी तरह से बेकार हो गई हो? मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत से ही तुम्हारे शब्दों के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। टोमोकी कहती है यानी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि जो कंट्रोलर डिवाइस उसके ऊपर लगाए थे वो जरा से भी काम नहीं करे, भले ही वो 30 थे। पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने कंट्रोलर डिवाइस को पहन लेना चाहिए था अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत और सर्वाइव कर पाता। पर अब टोमोकी के लिए पानी सिर से ऊपर जा चुका था जिसकी वजह से वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर उसकी छाती में एक छेद कर देती है और उसे भी यहाँ पर मारते हुए कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि मुझसे यहाँ पर इतनी ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? तुम अगर ये सोचते हो कि हम दोनों सेम लेवल पर हैं क्योंकि हम दोनों एक साथ हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अकेले ही फर्स्ट ट्रायल के हीरो की एबिलिटी को रोकने के लिए काफी हूँ। और उसने अपने जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी वो स्पीच के ऊपर निकाल दी थी और उसको खून खून कर उसे यहाँ पर मार डाला था। जिसके बाद टोमोकी फिर से परेशान हो जाती है और कहती है कि पर आखिर वो सारे के सारे वहाँ पर तबाह कैसे हो सकते हैं? क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पर अगर ऐसा था तो उसने कभी भी फ्रंट लाइन में कभी भी कोई फाइट क्यों नहीं लड़ी थी? जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहती है कि इस चीज का जरा सा भी सेंस नहीं बनता, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पर वहीं उसे साइड में क्राउल करता हुआ आदमी दिखता है जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे करके सरकता हुआ जा रहा था और जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मेरी जान बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, प्लीज कोई आकर मेरी जान बचाओ। पर टोमोकी को ये देखकर बहुत ज्यादा खुन्नस आ जाती है और वो गुस्से में अपने हाथ के साथ उसके ऊपर मारते हुए कहती है कि खत्म हो जाओ। पर तभी उसका हाथ यहाँ पर कट जाता है जो देखकर टोमोकी भी काफी ज्यादा हैरान थी। पर केंगी वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे कहता है कि हीरो टोमोकी नहीं अपराधी टोमोकी, आखिर तुम्हारे शब्द क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। टोमोकी ये देखकर हंसते हुए कहती है कि डैम इट, लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। टोमोकी उससे कहती है क्या ये चीज सच है कि इक्वलिटी के जितने भी हीरोज थे तुम्हें छोड़कर सब मारे जा चुके हैं? केंगी उससे कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है क्या इसका मतलब
टोमा भी वहाँ पर मारी जा चुकी है, पर केंगियो के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि वो सच में मारी जा चुकी थी। पर वो इस चीज को समझ जाती है और कहती है इसका मतलब सच में वो मारी जा चुकी है। मैंने उसे कहा था कि उसे हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सच में वो एक काफी ज्यादा बेवकूफ छोटी बहन थी। जिसके बाद वो आगे कहती है कि तुम एक इक्वलिटी के मेंबर हो फिर भी लोगों को मार रहे हो, क्या दूसरे हीरोज को इसके बारे में पता है? आखिर तुम्हें इसके बारे में पता है कि आखिर लॉरेंस ने कितना ज्यादा कोशिश करी थी कि वो हीरो इंडस्ट्री को बदल सके, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से सारी चीजें फिर से शुरुआत में पहुंच चुकी है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लॉरेंस इसकी वजह से अपनी दूसरी जिंदगी में काफी ज्यादा दुखी होगी? क्योंकि अपने चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं लाता, जिसके बाद वो उससे कहता है तुम्हारे आखिरी शब्द कुछ जगह से ज्यादा ही लंबे हैं। फिर हमें टोमोकी के पास्ट के बारे में बताते हैं और ये हीरो इंडस्ट्री बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। टोमोकी ने भी ये चीज हीरो बनने के बाद ही महसूस करी थी, बस इसी वजह से कि वो सभी विलेंस को मार सकते थे। इसका ये मतलब नहीं था कि वो पूरी तरह से सही थे। और एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक विलेन ने एक लड़की को पकड़ लिया था और वो कहता है कि पीछे रहो वरना मैं इसे यहाँ पर मार दूंगा। पर तभी वो हीरो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस विलेन के साथ साथ उस लड़की को भी यहाँ पर मार देता है। और नरेटर हमें बताता है कि किसी भी मिशन के दौरान अगर यहाँ पर सिविलियंस भी मारे जाते थे, पर उसके बाद भी जो एक हीरो का स्टेटस होता था वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट था। और इस चीज से हीरोज को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उनको ये लगता था कि बस मिशन कंप्लीट हो गया यानी सारी चीजें सही हुई हैं। और टोमोकी का जो हीरो बनने का रीजन था वो काफी ज्यादा सिंपल था। उसकी छोटी सिस्टर जो कि हमेशा उसके साथ रहती थी और कहती थी कि मेरी बड़ी सिस्टर हमेशा मेरी मदद करती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। और ये उसकी छोटी सिस्टर टोमोए है। टोमोए के पास किसी भी तरीके की सुपर पावर नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी बड़ी बहन जिसके पास पावर्स थी उसके ऊपर रिलाई करती थी। और टोमोकी भी इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करती थी क्योंकि टोमोए हमेशा उसकी तारीफ किया करती थी। वो काफी ज्यादा क्रीप आउट होने लगी थी और वो कहती कि तुम्हारी सिस्टर काफी ज्यादा अमेजिंग है। क्यों, मैंने सही कहा ना? धीरे धीरे कर जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो ट्विस्टेड होने लगी थी, क्योंकि एज अ हीरो तुम्हारा काम एक इंसान की जान बचाना होता है। और जब वो किसी की जान बचाती थी तो वो उसका शुक्रिया करता था कि प्लीज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहती थी कि इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसे इसके बजाय कि वो काफी ज्यादा प्राउड महसूस करे, वो कहती थी कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर वो वियर्ड सा लुक देती थी क्योंकि अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वो सबसे ऊपर है। नरेटर आगे कहता है कि इसी तरीके से टोमोकी ने अपने हीरो की एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा, पर इवेंचुअली एक मिशन के दौरान पहली बार उसने एक विलन को मार दिया था, जो कि इसकी जिंदगी का पहला मिशन था। और वो पहली बार अपने आप को किसी खूनी की तरह देखने लगी थी, पर इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा रिलीफ सा महसूस होने लगा था। वो काफी ज्यादा क्रीपी से लुक देते हुए काफी ज्यादा खुश होने लगी थी, जैसे कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो फिर से अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर, किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा ऊपर समझने लगी थी और उसके लिए पहली बार किसी इंसान को मारना काफी ज्यादा रिलीफ में था। जिसकी बात से टोमोकी ने किसी को भी मारना बिल्कुल बंद नहीं किया, बल्कि उसके बाद उसने विलेंस, सिविलियंस, यहाँ तक हीरोज को भी मारना चालू कर दिया था। उसने लोगों को बेवजह ही मारना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा सुपीरियरिटी महसूस होने लगी थी। वो अपने आप को इतना ज्यादा ऊपर मानने लगी थी कि जैसे कि वो कोई भगवान बन चुकी है। और नरेटर आगे कहता है कि सभी खूनों में से टोमोकी का जो फेवरेट मर्डर था वो उसी के एक फेलो हीरो का था, जो कि उसे काफी ज्यादा कमजोर था। उसे ये चीज काफी ज्यादा मजा देती थी, जैसे कि जो सेंस ऑफ बिट्रेयल था, द शॉक। और आखिर में उसने अपने ब्लिस को भी पूरी तरह से खो दिया था। वो हीरो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी जान को बख्श दो, और उसका ये रोता हुआ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन टोमोकी को पूरी तरह से पागल कर चुका था। और कुछ ही समय के बाद टोमोए को भी ऐसा लगने लगा था और उसे अपनी बड़ी बहन के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि टोमोकी कभी कभी रात को बहुत ज्यादा लेट आती थी, उसके शरीर पर खून ही खून लगा रहता था। इसलिए एक रात टोमोए ने उसे फॉलो करने के बारे में सोचा, पर जैसे ही उसे ये सब पता चला कि वो किसी का खून कर रही है, वो भी बिना वजह, ये जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जैसे ही हैरानी के साथ अपनी बड़ी बहन को आवाज देती है तो टोमोकी भी ये देख हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को हमेशा अपने घर पर रहना, और अब इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो एक क्रीपी लुक में उससे कहती है कि तुम भी मुझे ज्वाइन करना चाहती हो। ये देखकर टोमोए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या? तो टोमोए हंसते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं अकेले ये सब करूंगी। और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मारने लगी थी, पर तभी टोमोए जोर से चिल्लाते हुए कहती कि नहीं। और तभी अचानक ही उसका हाथ एक मैजिकल चेन से यहाँ पर बंध जाता है। वो भी ये देखकर काफी हैरान थी और उसी दिन पता चला था कि टोमोए ने भी अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर अवेकन कर लिया था। और टोमोए की जो फर्स्ट अचीवमेंट थी एक हीरो बनने के बाद, क्योंकि जब से टोमोए एक हीरो बनी थी उसकी बड़ी बहन हमेशा उसे परस्यू करती थी कि वो एक विलेन बन जाए, पर आखिर में उसने अपनी बड़ी बहन टोमोकी, जो कि विलेन बन चुकी थी, उसे अरेस्ट कर लिया था। टोमोकी हंसते हुए कहते हैं यानी अब से तुम मुझे अपनी सिस नहीं कहने वाली, ये काफी ज्यादा बुरा है। तुम्हारी पावर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, इसी वजह से ही तो ये और भी ज्यादा रिग्रेटेबल है। पर तुम एक समनर हो जो कि फिजिकल टाइप में नहीं आता, और वो लोग जिनके पास फिजिकल एबिलिटीज नहीं होती वो सच में काफी ज्यादा बेकार होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही दूरी से किसी को मारते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इसके बारे में कभी भी नहीं जान पाते कि कभी भी किसी इंसान को डायरेक्टली मारना कितना ज्यादा सुकून देता है। और तुम भी मुझे कभी भी नहीं समझ पाओगी। और टोमोकी की इस तरीके से बात सुनने के बाद टोमोए हैरान होते हुए कहती है कि मेरी कभी भी तुम्हारे जैसी कोई सिस्टर नहीं थी, क्या वो बिना किसी सफर के मर गई थी? तो केंगी उसे बताता है कि जब उसने हावेंग से लड़ाई करने के बाद जब वो मरने लगी थी, वो कह रही थी कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी सिस्टर मुझे बचा लो। और उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ उसकी बड़ी बहन की झलक थी, यानी वो केवल अपनी बड़ी बहन को ही ढूंढ रही थी। जैसे ही केंगी टोमोकी को इसके बारे में बताता है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो अपने कटे हुए हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहती है कि इसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा बेकार महसूस होने लगा है। और उसने अपने हाथ को एक तलवार के अंदर बदल लिया था और साथ ही वो ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरह से किसी मॉन्स्टर की तरह लगने लगी थी। जिसके बाद वो अपनी इनहेंस स्पीड के साथ केंगी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा था कि उसने केंगी को यहाँ पर मार दिया है। पर अचानक ही वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि केंगी वहाँ से गायब हो चुका है। वो ये सेंस करती है कि केंगी उसके पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से घूमते हुए
अपनी तलवार से फिर से केंगी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर तभी केंगी भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसके ऊपर अपने पैर से एक जोरदार किक दे मारता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा सरकते हुए दूर जाकर गिरती है और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर पूरे में धुआं हो गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद टोमोकी यहाँ पर मारी गई हो, पर अचानक ही वो धुएं से काफी ज्यादा तेजी से निकलकर बाहर आती है और वो फिर से केंगी के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करती है। पर तभी केंगी अपने एक जोरदार पंच उसके पेट पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगा था, जिसकी वजह से वो फिर से इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो इसलिए जमीन पर जाकर बैठ जाती है। और टोमोकी की इस तरीके से हालत देखने के बाद केंगी उससे कहता है कि भले ही तुम एक विलन बन चुकी हो, पर फिर भी यहाँ पर एक साथी की फैमिली को मारना काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ये सुनकर केंगी हंसते हुए कहती है कि इसका ये मतलब है कि तुम यहाँ पे मेरी जान को बख्शने वाले हो। और वो आगे बड़बड़ाते हुए कहती है कि तुम तो एक हीरो हो ना, तुमने लॉरेंस से एक वादा किया था। पर केंगी कहता है कि अब मैं कोई भी हीरो नहीं रहा हूँ। तो वो कहती है कि पर इसके बाद भी प्लीज यहाँ पे मेरी जान को बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। पर तुम्हारे इस करंट स्टेट में ऐसा नहीं लग रहा कि तुम उन लोगों की तरह हो गई हो जिनको तुमने मारा था। उनने भी तुमसे कहा होगा कि प्लीज हमारी जान बख्श दो, प्लीज हमारी जान बख्श दो टोमोकी। वो इसलिए गुस्से में कहता है तो बताओ आखिर उन लोगों का क्या जो लोग तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रहे थे। ये देखकर वो हंसते हुए कहती है कि डैम इट, मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर बच पाऊंगी, क्योंकि केंगी अपने काफी ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी करता है और फिर एक टोमोकी के ऊपर जो पंच मारता है, इसकी वजह से पूरे असाइलम के ऊपर फिर से काफी ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ गया था। सभी लोग इसके बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि यहाँ पे एको के साउंड कैसा आ रहा है, क्या ऐसा लगा कि किसी ने काफी ज्यादा जोर की आवाज दी है। सिनका जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ये जरूर केंगी हुई था, मुझे लगता है कि ये चीज सच में वही कर सकता है। और नरेटर हमें बताता है कि इस चीज की वजह से कोई उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। और नीचे हम एक लड़की को दिखाते हैं जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा डरते हुए कहती है कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। और नरेटर कहता है और इसकी वजह से कोई काफी ज्यादा डर रहा था। और नरेटर आगे कहता है और इसी की वजह से कोई ऐसा भी था जिसको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही थी। और हमें हावेंग को दिखाते हैं जो कि केंगी के बारे में ही सोच रहा था। उसे पता था कि ऊपर केंगी है, जिसकी वजह से हावेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर जरा सा भी चैन नहीं मिल रहा, मैं जल्दी से ऊपर जाना चाहता हूँ। इसलिए वो जैसे अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर ऊपर जाने की कोशिश करता, पर तभी उसके ऊपर अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था, जिससे वो जाकर दीवार से टकराता है। वहाँ पे एक धमाका हो जाता है, जिसके बाद वो शांत होता है और कहता है कि वाह ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। और उसे एक आवाज आती है कि बच्चे क्या तुम काफी ज्यादा बोर हो रहे हो। और वहाँ से साइड में से चलते हुए एक आदमी धीरे धीरे करके उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा था और वो वहाँ पर आकर उन लोगों से कहता है कि ये ग्रैंडपा तुम लोगों के साथ खेलना चाहता है। हावेंग फिर से हेड को पहनते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्कैरी ग्रैंडपा हो। ये सुनकर वो कहता है क्या स्कैरी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हेड ऑफिस के गार्ड चिल्लाते हुए सी उनसे कहते हैं कि जल्दी से आकर यहाँ पर देखिए। वो कहती है कि आकर यहाँ पर क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि जो 5th बेसमेंट फ्लोर है वहाँ पर अभी क्या हो रहा है। किंगस्टोन यहाँ पर हावेंग से मिल चुका है। वो तीनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ये देखकर सीन कहती है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। ये सुनकर वो हैरान था। वो कहती है कि अगर इन दोनों में से कोई यहाँ पर मर गया तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। और पर्सनली मैं ये चाहती हूँ कि किंगस्टोन यहाँ पर हावेंग से जीत जाए, क्योंकि असल में हावेंग सच में उससे काफी ज्यादा खतरनाक है। पर इसके अलावा वो मुंह बनाते हुए कहती है पर आखिर वो औरत उसके साथ क्यों है, यानी हावेंग के साथ क्यों है। हावेंग किंगस्टोन से कहता है कि ग्रैंडपा क्या आप यहाँ पर मेरे साथ खेलना चाहते हैं। वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनकर हावेंग कहता है कि पर मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर किंगस्टोन कहता है अच्छा ऐसा है, पर ये ग्रैंडपा यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। और उसकी आवाज काफी ज्यादा भारी और वो देखने में थोड़ा सा खतरनाक सा लगने लगा था। जिसके बाद हमें किंगस्टोन के बारे में बताते हैं कि वो लूसिलिस प्रिजन का सबसे पहला प्रिजनर था और अभी का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टर्म का प्रिजनर। पर किंगस्टोन के केस में जितने भी प्रिजनर 5th फ्लोर और 4th फ्लोर के अंदर है उन सबसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उनने 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारा था। पर यहाँ पर केवल किंगस्टोन ने केवल 3 लोग ही थे जिनको मारा था। पहला वो आदमी जो किंगस्टन के हाथों से मरा था वो उस समय का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन हुआ करता था, और जो दूसरे और तीसरे नंबर पर मारे गए थे वो उस समय के सबसे ज्यादा बेस्ट हीरोज हुआ करते थे। वो अचानक ही न जाने कहां से अपने आप ही सामने आ गया और उसने उस समय के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 3 लोगों को मार डाला। और वो केवल एक ही चीज कह रहा था कि मैं उन सभी को मार दूंगा जो सभी अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं, पर अब केवल मैं ही हूँ जो कि इनविंसिबल है। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो वो मारा जाएगा। जिसके बाद आगे बताया जाता है कि पर फिर वो अपने आप ही सामने आया और उसने अपने आप को गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया। ये चीज देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा अजीब सी थी, पर उसके केवल कुछ लोगों को मारने के बाद खुद से ही सरेंडर कर देना, वो भी उस समय जब गवर्नमेंट और न ही हीरो एसोसिएशन इतने ज्यादा अच्छी तरीके से गुड टर्म्स दे सकती थी। और वो अभी तक इन 3 सालों से एग्जीक्यूशन से बचता आया है। किंगस्टन हावेंग और उस लड़की से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं केवल तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलना चाहता हूँ। मैं खुद ही अपने मुंह का इस तरीके से टेस्ट खराब नहीं करना चाहता। इस तरीके से बढ़ते हुए स्प्राउट्स के ऊपर पैर रखकर हावेंग उससे कहता है कि हाँ ये ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ पर पड़े हुए कई सारे लोगों की लाशों को उठाकर उन्हें आसमान में फ्लोट करना चालू कर देता है और देखते ही देखते वो सभी पिचक कर पूरी तरह से मीट बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर वो आगे कहता है तो क्या हम सभी यहाँ पर थोड़ा बहुत मजा कर सकते हैं। और ये कहने के बाद वो जो मीट बॉल्स होती है उन्हें किंगस्टन के ऊपर छोड़ देता है, जो की बिल्कुल किसी बुलेट से भी ज्यादा स्पीड में किंगस्टन की तरफ ही बढ़ रही थी। किंगस्टन बड़े ही आराम से अपनी जगह पर खड़ा रहता है, पर जैसे ही वो सभी उसके सामने आती है वो अपने हाथों को घुमाता है और बिल्कुल मार्शल आर्टिस्ट की तरह जिनको काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट आता है वो
बड़े ही आराम से इस तरीके के बुलेट्स को डॉज कर सकते हैं और वैसे ही वो केवल अपने बेयर हैंड से ही जितने भी मीट बॉल्स उसके सामने आती हैं उन सभी को गोल गोल घुमाता है और उन्हें अपने पीछे की तरफ छोड़ता चला जाता है, जैसे कि कोई मीट बॉल आकर उसे टच न कर पाई हो। जितनी स्पीड में वो ये सब करता जा रहा था, नंगी आंखों से ये देखना काफी ज्यादा मुश्किल था और केवल एक ही सेकंड के अंदर ये सारा का सारा कारनामा हो जाता है। सभी मीट बॉल्स जाकर पीछे दीवार से टकराती हैं और पिछला हो जाती हैं, पर हावेंग को ये सब देखकर उसे जरा सा ही मजा नहीं आता। पर किंगस्टन बड़े अच्छे से पोज देकर खड़ा हो गया था और वहाँ पर पूरे में खून की बारिश होने लग जाती है, जिसके बाद किंगस्टन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक टेलीकिनेसिस यूजर हो, पर तुम इस तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, ये काफी ज्यादा अलग है, यानी तुम टेलीकिनेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसके बाद वो आगे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने का कोई और तरीका है। वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोच तो रहा था, पर जैसा मुझे लगा था ग्रैंडपा के साथ खेलना काफी ज्यादा बोरिंग होगा और वैसे भी ऐसे किसी इंसान को मारना काफी ज्यादा बेकार होगा जो कि वैसे भी मरने वाला है। पर हावेंग अब ये बोलकर किंगस्टन को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है और वो कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट चाइल्ड हो। इसलिए वो गुस्से में आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे कई सारे लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल कुएं के मेढक होते हैं, उन्हें लगता है कि वो सभी लोगों से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और साथ ही वो घमंड से भी भरे हुए रहते हैं। और ये कहते हुए वो बड़े ही आराम से जमीन पर अपना पैर मारता है, पर ये प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जमीन चकनाचूर होना चालू हो जाती है और कई सारे लेवल्स की जो लेयर्स थी वो यहाँ पर चकनाचूर होकर वहाँ पर टूटना चालू हो जाती है। ये देखकर जो प्रिजनर्स थे वो काफी ज्यादा हैरान थे। एक आदमी डरते हुए कहता है कि ये जगह यहाँ पर तबाह होने वाली है, पर सियोन उसे कहती है कि इस तरीके से हरकतें करना बंद करो, ये प्रिजन इतने ज्यादा आसानी से नहीं टूटने वाली, भले यहाँ पर फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास का कोई हीरो क्यों ना आ जाए। वैसे भी यहाँ पर 20 तरीके की लेयर्स की स्पेसिफिक वॉल्स बनी है, तो आखिर ये टूट कैसे सकती है। तो यहाँ पर सभी लोग शांत हो जाओ और हमें किंगस्टन को दिखाते हैं जो कि गुस्से में कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे इस मैनर को यहाँ पर ठीक करना होगा। और वो एक स्टैंड ले लेता है और काफी ज्यादा तेज जंप लगाते हुए हावेंग की काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो यहाँ पर अपने दोनों पैरों से उसके चेहरे पर किक करने वाला था, पर जैसे ये किक हावेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाती है वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर दिखाते हैं और पूरे में काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा असाइलम फिर से बहुत ज्यादा शेक करने लग जाता है। ये देखकर सियोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये प्रेशर केंग्यू भी महसूस कर पा रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद सियोन उस आदमी से पूछती है कि सभी चीजें ठीक है, आखिर यहाँ पर कौन जीता। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है और हमें बेसमेंट का सीन दिखाते हैं कि हावेंग के पीछे की जो दीवार थी वहाँ पर जितनी भी लेयर्स थी वो सभी पूरी तरह तबाह हो गई थी। जैसे उसे इसके बारे में पता चलता है तो सियोन ये देखकर बहुत ज्यादा डरते हुए कहती है कि हम लोग काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। हावेंग ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि वाह, देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसानी ड्रिल ने इसको काफी ज्यादा गहरा खोद दिया हो, आखिर ये कितना ज्यादा गहरा होगा, क्या हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। साथ ही वो किंगस्टन से कहता है कि ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी है, क्या हमें उसे फॉलो करना चाहिए। पर तभी उन दोनों के पीछे से एक आवाज आती है। केनिस कहता है कि तुम यहाँ पर उस बूढ़े आदमी का पीछा करने के बारे में सोच रहे हो। जिसके बाद सिंका हंसते हुए उससे कहती है इसकी बजाय क्यों न तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठकर प्यारी प्यारी बातें करो। ये देखना काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी कि अचानक से वो तीनों यहाँ पर कैसे आ गए और साथ ही सियोन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। हावेंग भी हैरान होते हुए सिंका से कहता है कि आखिर तुम क्या हो। वो कहती है तो चलो क्यों न हम लोग इसके बारे में बात करें और पता लगाए कि आखिर मैं कौन हूँ। सियोन चिल्लाते हुए लोगों से कहती है कि आखिर वो औरत अपने साथियों के साथ 5th बेसमेंट के अंदर क्या कर रही है, आखिर वो अंदर कैसे गई। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। वो प्रिजनर भी कहता है कि आखिर मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। पर तभी सिंका कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है पर इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। और वो कैमरे की तरफ शूट करते हैं और अचानक ही वो बंद हो जाता है। अब उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर 5th बेसमेंट के अंदर क्या हो रहा है। ये देखकर सी उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर अब हम यहाँ पर क्या करें, हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। और दूसरी तरफ केंग्यू सेकंड फ्लोर के बेसमेंट का जो डोर था उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खुलने का ही वेट कर रहा था। वो डायरेक्टर से कहता है कि मैंने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया है तो अब दरवाजा खोल सकते हो। पर वो केंग्यू से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। पर केंग्यू ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो सियोन से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर वहाँ से उसे कोई भी जवाब न मिलने की वजह से वो अपने दोनों हाथों से दरवाजे को पकड़ता है और उसे बीच में से खोलने लग जाता है और कहता है ये सब इसी वजह से क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा कमजोर है, वो जरूर इस बेसमेंट के और भी ज्यादा नीचे होगी। केंग्यू नीचे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब मैं सेकंड फ्लोर के बेसमेंट की तरफ सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाता जा रहा हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट से काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पर अंदर जाने से पहले ही मुझे खून की गंध आना चालू हो गई थी। यहाँ पर किसी भी तरीके की स्मेल नहीं थी, ये जगह काफी ज्यादा क्लियर और साफ थी और यहाँ पर किसी भी तरीके की सिंगल बॉडी भी नहीं थी जो कि मैं देख सकूं, बस केवल एक इंसान के अलावा। और तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो साइड में देखता है कि एक ऑफिसर कई सारे जानवरों से बचकर भागते हुए आ रही है और वो कहती है कि मेरे जरा से भी करीब मत आना, और वो उनसे बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर यहाँ पर करीबन उसे खाने ही वाले थे। जैसे ही वो लड़की केंग्यू को वहाँ पर देखती है वो उसे केंगहो समझ लेती है और आवाज लगाने लग जाती है। ये सुनकर केंग्यू काफी ज्यादा हैरान था, पर वो मॉन्स्टर यहाँ पर उस लड़की को मार पाते उससे पहले केंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनको किसी पटाखे की तरह यहाँ पर फोड़ देता है और राख के अंदर बदल देता है। वो लड़की ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या। केंग्यू उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, पर वो लड़की उससे कहती है केंग हो और वो जल्दी से आकर उसके गले से लिपट जाती है। वो उससे आगे कहती है पर क्या तुम्हें अभी 5th बेसमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए था, इसके अलावा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और क्या असल में तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है, ये तो काफी ज्यादा औसम है, पर आखिर तुम इतने लंबे समय से इसको छुपा कर क्यों रखे हुए थे। केंग्यू उसको साइड करते हुए कहता है कि असल में मैं केंगहो का छोटा वाला भाई हूँ। केंग्यू ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम हीरो केंग्यू हो, पर आखिर तुमने एक प्रिजन
ऑफिसर के यूनिफॉर्म को क्यों पहना हुआ है? नहीं, और इसके अलावा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? केंगी उससे पूछता है क्या तुम मेरे बड़े भाई की कलीग हो? यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम्हें ऊपर जाना चाहिए। पर वो उससे कहती है मुझे माफ करना, पर क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? केंगो कहता है कि आखिर तुम कौन हो कि ये हमारा पहली बार है कि हम लोग एक दूसरे को इस तरीके से मिल रहे हैं, तो मुझे तुमसे पहले हेलो कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे सिस्टर इन लॉ हूँ यानी भाभी हूँ, और तुम बिल्कुल तुम्हारे बड़े भाई की तरह दिखते हो, क्या तुम्हें पता है? पर केंगी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या मेरी भाभी? ये सुनना उसके लिए सच में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। और हमें सेकंड बेसमेंट के सॉलिटरी फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मियल माइल को आवाज देता है और कहता है लगता है कि एक स्ट्रेंजर यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा बड़े भाई, कि आखिर यहाँ पर आने के बाद ये स्ट्रेंजर और भी कितने सारे क्राइम को कमिट करने वाला है, और क्या वही था जिसने मेरे डॉग्स को यहाँ पर मार दिया था? मिल उससे कहता है कि ऐसा किया है तो ये चीज तो पूरी तरह से साफ है कि वो जरूर नर्क में जाएगा। और दूसरी तरफ केंग्यू अपनी भाभी से ही बात कर रहा था, जो कि उससे कहती है कि मैंने केवल तुम्हें वीडियोस और पिक्चर्स में ही देखा था, पर देखकर ऐसा लगता है कि तुम रियल में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। और वो अपने बारे में आगे इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि मैं एक प्रिजन ऑफिसर होंग जिया हूँ। केंग्यू कहता है कि मुझे पता था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि तुम लोगों ने शादी कर ली। तो जिया उससे कहती है कि असल में, और वो पेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यहाँ असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारा नेफ्यू इसके अंदर है। ये सुनने के बाद केंगो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा? जिया कहती है कि तुम इसको अभी नहीं देख सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, पर मैं केवल 1 महीने से भी कम की अभी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भी हाल ही में इसके बारे में पता चला है। पर ये हावे वाला जो इंसिडेंट था वो खत्म हो जाता, उसके बाद हम लोग तुम्हें धीरे धीरे कर इसके बारे में बताने वाले थे। केंग्यू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शॉक होते हुए कहता है अच्छा इसका मतलब ये सच है? जिया थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए कहती है कि हाँ, पर आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या है? वो कहता है कि कुछ नहीं, और वो मुंह फेर लेता है। जिया उससे कहती है पर केंग्यू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, पर आखिर तुमने एक प्रिजन गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? तो वो बताता है कि असल में मुझे एक स्पेशल प्रिजन गार्ड के तौर पर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, और मैं इस लूसलेस प्रिजन के अंदर जितने भी प्रिजनर्स हैं उनके लिए एक एग्जीक्यूशनर का काम कर रहा हूँ, यानी सभी प्रिजनर्स को यहाँ पर मारने का। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, जिसके बाद वो कहती है क्या केंग्यू यानी तुम एक एक्सक्यूशनर हो? पर आखिर तुमने इस तरीके के किसी काम को क्यों चुना? क्या चीफ ने यहाँ पर तुम इस तरीके का कोई काम करने का ऑर्डर दिया है? वो कहता है देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में जरा सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं बाद में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना चालू करता है कि यहाँ पर एक EMP अटैक हुआ था। वो बहुत ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा घबराई हुई थी, पूछती है कि आखिर इस तरीके का काम किसने किया था? केंग्यू कहता है कि अभी भी इसके बारे में जांच चल रही है। तो वो कहती है कि आखिर केंगो कहाँ पर है? वो तो 5th बेसमेंट के अंदर गया था एग्जीक्यूशन के लिए। केंग्यू जिया को सब कुछ बताने के बारे में सोचता है, पर उसकी इस तरीके से हालत देखकर और साथ ही वो यहाँ पर प्रेग्नेंट थी, वो शांत हो जाता है और सोचता है कि अभी उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। इसलिए वो उसे थोड़ी सी उम्मीद देते हुए कहता है वहाँ पर अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि वहाँ से रेस्क्यू सिग्नल भेज रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ी सी रिलीफ हो जाती है। स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। केंग्यू जिया से कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम्हें ऊपर जाना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर वो इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और आगे कहती है कि अगर तुम नीचे जाना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ पर मेरी जरूरत होगी। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो जिया उसे कहती है क्योंकि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है कि मैं उसकी मेमोरी को रीड कर सकती हूँ। पर केंग्यू तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेमोरीज को रीड नहीं करने वाली, मैं इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ। ये सुनकर केंग्यू को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिसके बाद वो आगे कहती है कि मैं अपनी एबिलिटी का इन प्रिजनर्स के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल किसी साइकोपैथी ट्रीटमेंट की तरह, और मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो सच में गिल्टी है भी या फिर नहीं। ये सुनकर केंग्यू को थोड़ा सा अजीब सा लगता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी ये एबिलिटी मेरे किस तरीके से काम आ सकती है? तो वो बताती है कि अभी हम लोग 2nd फ्लोर के अंदर है, कि यहाँ पर वो प्रिजनर्स हैं जिनका नाम मिल और माइल है। वो दोनों ही सिबलिंग्स हैं और उनकी एबिलिटी एक के पास समनिंग ट्रायल है और एक के पास स्पेशल ट्रायल। सबसे पहले वो लोग क्रीचर्स को समन करते हैं, फिर वो क्रीचर्स इंसानों के दिल को यहाँ पर चीर देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपना एक पपेट बना लेते हैं। और यहाँ 2nd फ्लोर के बेसमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी मिल और माइल के पपेट्स बन चुके हैं। ये सुनकर वो बताता है कि मैं पहले ही उनकी एबिलिटीज के बारे में जानता हूँ, क्योंकि वो दोनों ही मांगो के डिसाइपल्स रह चुके हैं। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मुझे पहले इन्फॉर्मेशन पता है तो तुम ऊपर जा सकती हो, पर वहाँ पर कई सारे कॉम्बैट पपेट्स हैं जो कि वो दोनों सिबलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं और वो सभी प्रिजन गार्ड्स हैं। ये सुनकर केंग्यू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो आगे कहती है और अपराधियों में से और प्रिजन गार्ड्स में से अब ये पता लगना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिर वो पपेट कौन सा है, पर अगर मैं उनकी मेमोरीज रीड करती हूँ तो हम उनके अंदर जो डिफरेंस है उसे बता सकते हैं। केंग्यू कहता है पर अगर वो पहले पपेट्स बन चुके हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही मारे जा चुके हैं? तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? वो कहती है कि नहीं, असल में वो सभी जिंदा है, क्योंकि अगर वो दोनों उन्हें रिलीज कर देते हैं तो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस पहुंच जाएंगे। केंग्यू कहता है कि अब यहाँ पे ऐसा कोई भी सवाल पैदा नहीं होता कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे। जिया कहती है कि यहाँ पे एक तरीका है, मैं उन्हें कन्विंस कर सकती हूँ, पर केंग्यू उसे समझाता है कि जिस तरीके की अभी तुम्हारी हालत है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जिया कहती है कि मैं एक माँ बनने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं एक प्रिजन गार्ड हूँ, इसलिए मुझे एज अ प्रिजन गार्ड मेरी ड्यूटी को फुलफिल करना होगा। ये सुनकर केंग्यू को अपने बड़े भाई की याद आ जाती है, पर वो यहाँ पे पूरी तरह चुप रहता है। वो कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो जिया को अपनी एबिलिटी से कवर करने लग जाता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। केंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक ग्लोब के अंदर उसे यहाँ पे कैद कर देता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी। केंग्यू उसे बताता है कि ये मेरी एबिलिटी है, इसकी वजह से जितने भी डेंजरस सिचुएशंस रहेंगी मैं तुम्हारी इस तरीके से रक्षा कर सकता हूँ। ये देखकर वो कहती है कि ये ठीक है, पर फिर भी ये सच में काफी ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ना चालू करते हैं, पर थोड़े आगे
बढ़ने के बाद उन दोनों के सामने कई सारे पपेट्स आने चालू हो जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल एंजल्स की तरह या फिर बिल्कुल रोबोट्स की तरह लग रहे थे। उन पपेट्स को देखकर जिया कहती है कि ये माइल की एबिलिटी है, इसलिए जिया केंग्यू को बताती है क्योंकि ये माइल की एबिलिटी है इसलिए तुम्हें इस चीज के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर कई सारे प्रिजन गार्ड्स हो सकते हैं। वो कहता है तो बताओ आखिर यहाँ पर कौन प्रिजन गार्ड है। जिया अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और वो उनको देखती है कि आखिर उनमें से यहाँ पर कौन गार्ड है, और उसे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि जो पीछे खड़े हुए पपेट्स हैं वो दोनों असल में प्रिजन गार्ड्स हैं। इसलिए वो केंग्यू से कहती है कि सबसे पहले शांत हो जाओ और काफी ज्यादा आसानी से उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको देखो। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे ही पहले केंग्यू उसे यहाँ पर कवर करने लग जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी और वो कहती कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर वो पूरे तरह से एक डार्क ग्रुप के अंदर कवर हो जाती है और इस तरीके से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर जो भी हो यहाँ पर वो देखे। वो बार बार केंग्यू को आवाज दे जा रही थी पर अब उसकी आवाज भी यहाँ बंद हो जाती है, जिसके बाद केंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि उन सभी में अंतर बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिर कौन पपेट है और कौन प्रिजन गार्ड। इसलिए जो प्रिजन गार्ड होते हैं उन्हें वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पहले ही पकड़ लेता है। ये देखकर दूसरे पपेट्स उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पंच बनाता है और जैसे वो काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो वो एक ही मुक्के में पपेट के मुंह को यहाँ पर तबाह कर देता है। फिर वो आगे कहता है कि यहाँ पर मरने वाला एक प्रिजनर था, ये चीज तो पूरी तरह से ऑब्वियस है। जिसके बाद बाकी सभी पपेट्स भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर वो उनके ऊपर अटैक कर यहाँ पर सभी को एक ही बार में मार देता है। जिसके बाद वो पपेट्स फिर से उसके करीब आने की कोशिश करते हैं पर वो उनके ऊपर अटैक करता है और सभी के मुंह को यहाँ पर तबाह करता हुआ चला जाता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी एबिलिटी से उनके ऊपर स्पीयर्स बनाता है और सभी को बीच में से चीरते हुए उनके यहाँ पर छातियों में छेद कर देता है। और ऐसा कर उसने जितने ही पपेट्स यहाँ पर खड़े हुए थे उन सभी को मार दिया था। पर दूसरी तरफ हमें माइल और मिल का भी सीन दिखाते हैं, जो कि ऑफ के अंदर से ये सब देख रहे थे। उन्हें भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आखिर केंग्यू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर मिल उससे कहते हैं कि ओपा ये स्ट्रेंजर देखने में ऐसा लगता है कि ये हमारे टीचर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सही कहा ना। माइल उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो वो आगे कहते हैं तो क्या ये उस औरत से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये सुनकर अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहता तो मिल आगे कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और वो अपने भाई के बाह को पकड़ लेती है। ये देखकर माइल उससे कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो और हमें उसके आसपास कई सारे पपेट्स को दिखाते हैं जो कि उनको घेर कर खड़े हुए थे, साथ ही वो यहाँ पर लाशों के ऊपर खड़े थे। वो उससे कहता है कि वो हमें इतने ज्यादा रेकलेसली यहाँ पर नहीं मार सकते। जिसके बाद जिया जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहती कि आखिर ये क्या था, आखिर तुमने मुझे इस तरीके से लॉकअप करके क्यों रखा हुआ है। केंग्यू कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पहले इसके बारे में बता देना चाहिए था, मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जिया उससे पूछती कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। केंग्यू उसे बताता है कि जो प्रिजन गार्ड है उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है और जितने प्रिजनर्स यहाँ पर थे उन सभी को मार दिया है। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती क्या मार दिया है, पर केवल मारने का काम तो केवल 5th फ्लोर के अंदर ही होने वाला था ना। केंग्यू उसे बताता है कि मैंने खुद नहीं उन सभी को मार दिया। ये सुनकर वो कहती है क्या मुझे माफ करना, क्या तुमने खुद ने उन्हें यहाँ पर मार दिया। वो कहता है क्या यहाँ पर चीज में कोई दिक्कत है। वो कहती है क्या ये आइडिया किसका था। वो बताता है कि ये मेरा आइडिया है। जिया हैरान थी और कहती है क्या चीफ इसके लिए एग्री है। तो वो कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर ये सब करने के बारे में कैसे सोच सकते हो। जिसके बाद वो हताश होते हुए केंग्यू से कहती है क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो। केंग्यू कहता है कि मैंने एज ए प्रिजन गार्ड अपनी ड्यूटीज को यहाँ पर फुलफिल किया है, तो क्या यहाँ पे कोई चीज में दिक्कत है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रिजन गार्ड की जॉब बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो किसी यहाँ पर प्रिजनर को मार सकता है। उसकी जॉब यहाँ पर उसकी रक्षा करने की है और ये एक प्रिजन गार्ड की जॉब होती है। पर केंग्यू उससे कहता है कि बहुत हुआ, मैं इस तरीके की आइडियलिस्टिक चीज सुनकर काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जैसे कि हीरो का काम किसी की जान बचाना होता है, ना कि किसी की जान लेना। केवल नियम ही है जो कि इंसान को जज कर सकता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में एक भारी आवाज में कहता है और इंसान का परिणाम क्या होता है जो कि आइडियल जैसी चीजों को आगे लेके जाते हैं, मुझे इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है। उन प्रिजनर्स ने न जाने कितने ज्यादा इनोसेंट लोगों की जान ली है, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता कि भले ही मैं एक प्रिजन गार्ड हूँ या फिर एक हीरो ही क्यों ना हूँ। मैंने इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि मुझे ये चीज काफी लंबे समय पहले ही कर देनी चाहिए थी, जैसे ही मुझे मौका मिला था। इसलिए जो इंसान अपने आप को इंसान मानता ही नहीं है, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती है कि केंग्यू, पर वो लोग फिर भी इंसान है। ये सुनकर केंग्यू का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है क्या यार तुम सच में इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही हो। मुझसे तुम ये कहना चाहते हो कि वो इंसान है। 2nd फ्लोर बेसमेंट के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें 100 नहीं 1000 से भी ज्यादा लोगों को मारा है, वो केवल मौत ही डिजर्व करते हैं, कुछ और नहीं। जिसके बाद वो आगे कहता है कि भले ही पास्ट में इस चीज के लिए कितनी कंट्रोवर्सी चली हो कि किसी को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए या फिर नहीं, पर इसकी वजह से काफी ज्यादा अनफेयर लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। भले तुम्हारे पास एक साइकोपैथिक एबिलिटी है जिसकी वजह से तुम उनके सेंस कर सकती हो कि आखिर उन्हें कैसा महसूस होता है, पर जिया तुम भी ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानती हो। जिया कहती है कि पर उन सभी की खुद की एक स्टोरी है। ये सुनकर वो कहता है यानी तुम कहना चाहती हो कि स्टोरी है। वो कहती है कि मिया और मिलन उन लोगों की स्टोरी है। ये सुनकर वो कहता है कि बहुत हुआ जिया, इस दुनिया में जितनी भी आत्मा है उन सभी की खुद की एक स्टोरी है। तुम्हें क्या लगता है कि जो उनके विक्टिम्स थे उनकी खुद की कोई स्टोरी नहीं होगी। पर अब सच में इस चीज से कोई तरह सा फर्क पड़ता भी है कि वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाते हैं या फिर डेथ पेनल्टी के अंदर यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। पर जिया अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो डेथ पेनल्टी होती है वो सभी के लिए अलग अलग होती है। वो कहता है कि अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर तुम बार बार यही करती रही तो मैं सच में तुम्हें ऊपर भेज दूंगा। ऊपर से मतलब इस असाइलम से बाहर, ना कि ऊपर। और उसके बाद मैं ये सारी की सारी चीजें खुद के अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। अब केंग्यू के मुंह से इस तरीके से बातें सुनने के बाद वो सच में बहुत ज्यादा डर जाती है और पूरी तरह से पसीना पसीना हो जाती है। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि अब उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। जिसके बाद अब केंग्यू और जिया कुछ देर के बाद आगे बढ़ना चालू करते हैं और थोड़े आगे बढ़ने के बाद उनके सामने फिर से कई सारे पपेट्स आ गए थे जो कि पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, बिल्कुल किसी नाइट की तरह। केंग्यू उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर प्रिजन गार्ड्स कौन है। तो वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बताती है कि जो पीछे खड़े हुए 3 है वो यहाँ पर प्रिजन गार्ड्स है। ये सुनकर वो कहता है कि समझ गया। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो जिया के ग्लो को पूरी तरह से
डार्क कर देता है जिससे उसे यहाँ पर कुछ भी ना दिखे। पर उसको इस तरीके से देखकर वो कहती है कि जब केंगू को इसके बारे में पता चलेगा वो सच में काफी ज्यादा उदास होगा। ये सुनने के बाद केंगू को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और जैसे ही वो पपेट्स उसके ऊपर अटैक करना चालू करते हैं वो अपने आप को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाता और न ही वो इस बार इस अटैक को यहाँ पर डॉज करता है। ये देखने के बाद वो पपेट भी काफी ज्यादा हैरान था कि वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला पर उसका हथियार यहाँ पर चकनाचूर होने के लिए तैयार था। जिसके बाद केंगू के अंदर का गुस्से का उबाल फूटता है और उसे बार बार यही बात याद आ रही थी कि अगर केंगू को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। वो इसकी वजह से सच पूरे से डूबता चला जा रहा था जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलने वाली इंटेंस एनर्जी बहुत ज्यादा ब्रूटल होती है जो केवल देखते ही उस पपेट को यहाँ पर खत्म कर देती है। जिसके बाद केंगू अपने पावर्स को बहुत ज्यादा पोटेंशियल रिलीज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करता है और वो बहुत ही ब्रूटली उन सभी को मारता हुआ चला जाता है। इसकी वजह से जमीन में छेद तक हो गया था और उसे उन सभी की बातें याद आ रही थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ केवल पंचेस से उन सभी को मारता जा रहा था। वो सब चीजों को याद करते हुए जितने पपेट्स उसके सामने फिर से आना चालू होते हैं वो अब अपने मोड को इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पर कई सारी एनर्जी बॉल्स बना लेता है जिनको वो उन पपेट्स के ऊपर छोड़ देता है। साथ ही हमें बताया जाता है कि जितने भी लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि आखिर मुझे कितना ज्यादा गुस्सा है और मेरे अंदर कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। वो कहते हैं कि वो इस चीज को मानते हैं। उसके भाई ने भी ये कहा था और जिया भी उससे यही कह रही है। इसकी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आखिर तुम केवल इस चीज को क्यों नहीं मान लेते कि ये चीज फॉर्चुनेट हो या फिर अनफॉर्चुनेट, पर जो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर भरी हुई है वो केवल उनको मानने के बाद ही खत्म हो सकती है। इसलिए मुझे धीरे धीरे कर उसे रिलीज करने की जरूरत है, बस थोड़ा थोड़ा कर। और ऐसे ही करते हुए केंगू जितने पपेट्स सब उसके सामने आते हैं उन सभी को वो अपनी एनर्जी बॉल्स के अंदर कैप्चर करता है और उन्हें यहाँ पर किसी फटाके की तरह फोड़ देता है। ये बिल्कुल हावेंग के स्टाइल की तरह दिखता है और इसकी वजह से यहाँ पर पूरे में खून की बारिश होना चालू हो जाती है। केंगू इसी को ही देख रहा था और हमें पता चलता है कि सिनका है जो कि ऊपर से इसको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा थ्रिल्ड हो रही है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये तो सच में पहले से और भी ज्यादा कूल होता जा रहा है। जिसके बाद उनके सामने और भी कई सारे पपेट्स आते हैं पर केंगू केवल एक ही पंच के साथ उन सभी के सिर को फटाकों की तरह फोड़ते हुए उन सभी को मारता हुआ चला जाता है। फिर थोड़े आगे जाने के बाद सिया उसे बताती है कि पीछे खड़े हुए 3 प्रिजन गार्ड्स हैं। केंगू उसे कहता है कि रुको, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। पर तभी अचानक एक अजीब तरीके की हलचल होना चालू होती है और जैसे उसका ध्यान साइड में जाता है और तभी वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा गेट खुलता है और मिया और मिल दोनों वहाँ से बाहर आने चालू कर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और हमें दिखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर है जो कि अपने हाथों से ही उस गेट को यहाँ पर खोलकर उन दोनों के लिए आगे आता जा रहा है। केंगू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों यहाँ पर खुद ही मुझसे मिलने के लिए आ गए, इसलिए लगता है कि अब इस चीज से मुझे काफी ज्यादा कम परेशानी होगी। वो आगे कहता है कि तुम दोनों से भी मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जिया उन दोनों को ये आवाज देती है, मिया और मिल। ये देखकर वो दोनों उससे कहते हैं कि प्रिजन गार्ड जिया, आखिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाती, हम तुम्हें जन्नत भेज देंगे। केंगू उन दोनों से कहता है कि अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर रिलीज करो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बिना किसी दर्द के जाने दूंगा। पर ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें यहाँ पर मारा ना जाए। केंगू कहता है कि जैसे कि फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पर मैंने उन्हें यह चॉइस दी थी कि या फिर वो यहाँ पर मर सकते हैं या फिर कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन सकते हैं, पर तुम्हारे जैसे जानवर जो कि हजारों लोगों को मार चुके हैं जिसकी वजह से वो सेकंड फ्लोर पर है, वो केवल मौत को ही डिजर्व करते हैं, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। माइल कहता है कि आउटलैंडर, मैंने सुना था कि तुम हमारे टीचर के कलीग थे। मिल कहती है कि तुम उस औरत के भी एक साथी हो जिसने हमें पकड़ा था, पर तुम उससे काफी ज्यादा अलग हो, तुम्हारा एटमॉस्फेयर उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। मिल चिल्लाते हुए कहती है कि तुम डेफिनेटली हेल के अंदर जाने वाले हो। ये सुनकर वो कहता है कि मिल यहाँ पे शांत हो जाओ। केंगू कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिर सबसे पहले नरक में कौन जाएगा, और वो उन दोनों को मारने के लिए अपने फिस्ट को रेडी कर लेता है। पर माइल उससे कहता है कि अगर तुम हमसे वादा करते हो कि तुम हमें यहाँ से जाने दोगे तो हम हमारी एबिलिटीज को यहाँ पर अनलीश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर केंगू गुस्से में उसे चीज के लिए मना कर देता है। पर जिया ये देखकर मिल और माइल को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम केवल यहाँ की सिचुएशन को और भी ज्यादा बेकार कर रहे हो, जल्दी से कंट्रोलिंग डिवाइस गैरेज के अंदर चले जाओ। पर वो दोनों जिया को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम लोगों ने किसी भी तरीके का डेडली क्राइम नहीं किया है, तुम ये चीज काफी अच्छे तरीके से समझती हो, ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पर रिफ्यूज किया था। जिया उससे कुछ कह पाती है उससे पहले केंगू कहता है कि यहाँ पर इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है, मैं इस तरीके की किसी जानवर से अब यहाँ पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा खतरनाक आंखों से उन दोनों को देखना चालू कर देता है। इसकी वजह से जिया तक यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद केंगू अपनी एनर्जी से एक तलवार जैसी बना लेता है और वो कहता है कि ये ठीक है, इस चीज में कोई भी ज्यादा अलग चीज नहीं है, वैसे भी सभी जानवरों को थोड़ा बहुत दर्द महसूस करना ही पड़ता है। माइल कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहते, अगर तुम हमारी साइड की स्टोरी सुनोगे तो जरूर तुम हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हो जाओगे। पर केंगू अभी हथौड़े को बनाते हुए उसे कहता है कि मैं चीज के लिए रिफ्यूज करता हूँ। ये देखकर जिया उसको चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश करती है और कहती है अगर तुम उनसे बात करते हो तो तुम इस चीज को आसानी से भी सुलझा सकते हो। पर केंगू उसे यहाँ पर कवर कर देता है और कहता है कि प्लीज वहीं पर रहो। जिसके बाद केंगू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए रोप्स बनाता है और उन दोनों को यहाँ पर रोप्स में जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा दर्द हो रहा था और उसने उन्हें हवा में लटका दिया था। जिसके बाद केंगू आगे कहता है कि मुझे एक विलेन की तरह टॉर्चर करने के कई सारे मेथड्स के बारे में पता है और मैं उन्हें काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, पर मुझे इसके बारे में नहीं पता कि अगर तुम इसके बारे में पता भी चल जाएगा तो क्या ये चीज तुम्हारी तरह से हेल्पफुल होगी भी या फिर नहीं। पर दोनों अचानक यहाँ पर कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं। उन दोनों के अंदर से लाइट आती है और वो कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर तुमसे बात करने की कोशिश करी पर तुम कोई इंसान नहीं हो और हम लोग ना ही कोई जानवर है और ना ही कोई मॉन्स्टर। पर अचानक उन दोनों की जगह पर यहाँ पर 2 कोई और प्रिजनर्स आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो दोनों आगे कहते हैं कि हम लोग भी इंसान हैं, बस कुछ स्पेशल पावर्स के साथ। और हमें दिखाते हैं कि केंगू काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों को यहाँ पर फटाकों की तरफ फोड़ देता है। और माइल आगे केंगू से कहता है पर आखिर क्यों लोग हमें अलग तरीके से क्यों देखते हैं, आखिर उनमें और हम लोगों में क्या अंतर है। और ये कहते हुए केंगू के सामने कई सारे ब्लैक एंड व्हाइट पपेट्स आकर खड़े हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। पर केंगू काफी ज्यादा गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और उन सभी की
गलों को काटते हुए 1 सेकंड में आगे निकल जाता है और कहता है कि ये कमीनी फीलिंग ये काफी ज्यादा दर्द देती है। और उसका इस तरीके से गुस्से वाला चेहरा मिल को यहाँ पर बहुत ज्यादा डराने के लिए काफी था। वो पसीना पसीना हो गई थी। माइल कहता है क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करूँ, पर वो कहती है कि नहीं। उसका ये डिफेंस सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें दिखाते हैं कि माइल के पास यहाँ पर 2 एंजल्स थे जो कि यहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए थे। पर तभी मिल उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ और वो अपने समनिंग मैजिक को यहाँ पर कास्ट करती है। और केंग्यू के सामने अचानक यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी अरे आ जाती है जिसके अंदर से यहाँ पर कई सारे क्रीचर्स थे जो कि समन होना चालू हो जाते हैं। और यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स केंग्यू से लड़ने के लिए बिल्कुल किसी आर्मी की तरह आकर खड़े हो गए थे। केंग्यू ये देखकर गुस्से में कहता है तो अच्छा ये एक पावर होती है एक समनर की, पर एक रियल ह्यूमन से इसे जरा सा भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है जिसकी वजह से वो एक क्रीचर एक ही पंच के अंदर यहाँ पर मर गया था। जिसके बाद वो अपने लात और घूंसे चलाना चालू करता है। वो कई सारे क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करके उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, पर केंग्यू अपने स्टार को बनाता है और उनके ऊपर उसे अटैक कर देता है जिसकी वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर तेजी से मरना और कटना चालू हो जाते हैं। एक स्ट्राइक में कईयों की मुंडी गायब कर देता है और कईयों के हाथ पैर। सच में ये देखना काफी ज्यादा ब्रूटल है क्योंकि वो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह बनता चला जा रहा था। ये देखना मिल्क के लिए भी काफी ज्यादा हैरानी वाला था। वो सच में इसकी वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपनी आंखों पर जरा सा ही भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वो माइल से कहती है कि आखिर उसे यहाँ पर और कितना ज्यादा समय लगेगा। वो कहता है कि लगता है कि बस 10 मिनट और। ये देखकर मिल कहती है कि 10 मिनट के लिए तो मैं इसको रोक ही सकती हूँ, ये ज्यादा लंबा नहीं होगा। इसलिए वो झल्ली से अपने दांतों से अपनी अंगूठे को काटती है और एक और काफी ज्यादा पावरफुल समनिंग को यहाँ पर चालू करने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो यहाँ पर समनिंग को कास्ट कर पाते उससे ही पहले यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके होते हैं जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और देखते ही देखते उनके ऊपर की छत यहाँ पर फट जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था जिसकी वजह से वो दोनों भी कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो दोनों खांसने लग गए थे पर तभी उनके सामने केंग्यू आकर खड़ा हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि अब इसके बारे में सोचना भी मत। अगर मैंने तुम दोनों को एक एक कर पकड़ा तो तुम दोनों के लिए ये चीजें खत्म हो जाएंगी, इसलिए जल्दी से अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और वो छत को देखकर कहते हैं कि ये दीवार आखिर इसके पास असल में कितनी ज्यादा एबिलिटीज हैं। केंग्यू अपनी एबिलिटी को रिलीज करते हुए उन दोनों से कहता है कि अपनी एबिलिटी को झल्ली यहाँ पर बंद करो, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर माइल यहाँ पर हार अभी भी नहीं मानता, इसलिए वो झल्ली से अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर और भी कई सारे मैजिकल सर्कल्स को बनाता है और वहाँ पर कई सारे एंजल्स को समन कर लेता है जो कि यहाँ पर उसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। माइल एक एक कर सभी एंजल्स के नाम बताना चालू करता है क्योंकि वो असल में काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटीज थे। पर जैसे ही केंग्यू को इसके बारे में पता चलता है वो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर कई सारे स्ट्राइक्स लगाता है और उनके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो कई सारे मल्टीपल लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हो। ये देखना उन दोनों भाई बहनों के लिए काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और माइल फिर से अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है। वहाँ पर जितने प्रिजन गार्ड्स बेहोश पड़े हुए थे उन सभी को कंट्रोल करता है और उन्हें अपना पपेट बनाते हुए उनको आगे कर देता है और उसे डरते हुए कहता है कि हम लोगों से दूर रहो, अगर तुमने हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया तो सारे के सारे प्रिजन गार्ड। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले केंग्यू उससे कहता है अगर तुमने अपनी एबिलिटी को यहाँ पर खत्म नहीं किया और सही प्रिजन गार्ड्स को नहीं छोड़ा तो तभी माइल को ये पता चलता है कि इसकी बहन साइड में से गायब हो गई थी क्योंकि केंग्यू ने उसे अपनी एबिलिटी के साथ यहाँ पर पकड़ लिया था। और केंग्यू आगे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन को एक काफी ज्यादा दर्द भरी मौत दूंगा और वो उसे काफी ज्यादा पावरफुल शॉक देना चालू करता है जिसकी वजह से मिल यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देती है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती कि ओपा मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये बहुत ज्यादा दर्द है। वो यहाँ पर चीख चीख कर चिल्ला रही थी पर केंग्यू को यहाँ पर जरा सी भी दया नहीं आती। ये देखकर माइल बहुत ज्यादा सहम जाता है और वो हार मानते हुए कहता है कि मैंने इसे बंद कर दिया, मैंने इसे बंद कर दिया। और वो अब आकर जमीन पर बैठ गया था। सच में उसकी हालत देखना काफी ज्यादा खराब सी लगने लगी थी। वो आगे कहता है कि मैं इस सब के बदले में प्रिजन गार्ड जिया से बात करना चाहता हूँ। केंग्यू कहता है कि तुमने अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर बंद कर दिया, तो वो कहता है कि हाँ बंद कर दिया। केंग्यू कहता है कि सबसे पहले अपनी एबिलिटीज को बंद करो, जल्दी से अपनी एबिलिटीज को बंद करो। और वो उसको यहाँ पे इतनी ज्यादा खौफनाक तरीके से देखता है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ठीक है हम इसे बंद कर देंगे। जिसके बाद मिल और माइल मिलकर यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी प्रिजन गार्ड थे वो सभी होश में आने चालू हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर जितने भी कैदी थे और प्रिजन गार्ड थे वो सभी यहाँ पर पूरी तरह से रिलीज हो गए थे। वो कहते कि आखिर हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ था, पर वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले केंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और किसी विप की तरह उनके ऊपर घुमाता है जिसकी वजह से उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर मरकर गिर जाते हैं। माइल और मिल ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और सभी के सभी प्रिजन गार्ड भी ये देख काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन सभी के सामने यहाँ पर कई सारे प्रिजनर्स मारे जा चुके थे। वो सभी काफी हैरान थे और वो केंग्यू से कहते कि अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर वो उन लोगों से कहता है कि तुम सभी जल्दी से जल्दी ऊपर जाओ। ये सुनकर वो कहते हैं कि हम समझ गए और वो जल्दी से यहाँ से भागकर निकल जाते हैं। जिसके बाद माइल केंग्यू से कहता है कि हमने हमारी एबिलिटी को यहाँ पर स्टॉप कर दिया है तो तुम्हें भी अपने प्रॉमिस को यहाँ पर फुलफिल करना होगा। केंग्यू कोल्ड सी आंखों से उन दोनों से कहता तो चलो ठीक है हम लोग चलकर मिस जिया से मिलते हैं। और उसको इस तरीके से देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। पर वो आगे कहता है कि सबसे पहले हमें इस जगह से निकलना होगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई प्रेग्नेंट लेडी इस तरीके की किसी चीज को देखे। जिसके बाद केंग्यू जिया के पास आकर उसके जो ऑर्ब होता है उसे यहाँ पर रिलीज कर देता है जिसकी वजह से अब उसे चीजें देखना चालू हो जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो वो बताता है कि यहाँ का काम पूरा हो चुका है, उन दोनों की एबिलिटीज यहाँ पर रिलीज हो गई हैं जिसकी वजह से जितने प्रिजन गार्ड्स थे वो सभी यहाँ से जा चुके हैं। पर जिया बहुत ज्यादा हैरान होते हुए मिल और माइल के बारे में पूछती है। केंग्यू बताता है कि वो दोनों तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे और केंग्यू कहता है कि वो अपने मरने से पहले तुमसे यहाँ पर बात करना चाहते थे। जिया अभी भी केंग्यू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो बच्चे हैं इसलिए वो कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन सकते हैं। पर केंग्यू उसे कहता है कि मुझे बार बार अपने आप को दोहराने पर मजबूर मत करो क्योंकि सेकंड फ्लोर बेसमेंट के अंदर जितने भी जानवर हैं उनने कई सारे इंसानों को मारा है जिसकी वजह से वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। जिसकी वजह से वो फिर से बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। माइल घबराते हुए जिया से कहता
कहता है क्या सच में हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें मरना होगा? ये चीज पूरी तरह सही है, प्लीज हमारे एग्जीक्यूशन को यहाँ पर जस्टिफाई करो, कुछ तो यहाँ पर बोलो। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, पर जिया अब कैंग्यू के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, इसलिए वो उससे कहता है कि चीज को जल्दी खत्म करो। इसलिए जिया काफी ज्यादा घबराते हुए और अपनी लंबी लंबी सांसों को संभालते हुए उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को सच में यहाँ पर मरना होगा। अब उसके मुंह से इस तरीके की बातें सुनने के बाद उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें अब यहाँ पर एक उम्मीद दिख रही थी कि शायद वो यहाँ पर बच सकते हैं, पर अब वो भी यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो गई थी, क्योंकि कैंग्यू के सामने वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। अब उन लोगों के बीच में कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। कैंग्यू पूछता है कि यहाँ पर कुछ और है जो कि तुम्हें बात करनी है, इसलिए वो जिया से फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, पर तभी कैंग्यू उसको रोकते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने प्रॉमिस को पूरा किया। जिसके बाद वो जिया के ग्लोब को यहाँ पर फिर से डार्क कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है तुम्हारे एग्जीक्यूशन का। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डरते हुए आंखों में आंसू लेकर रोते हुए कहते हैं कि प्लीज हमारी जान को बख्श दो, प्लीज हमारी जान को बख्श दो। और वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, पर कैंग्यू को उसके ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता। वो दोनों छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। पर वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि अचानक वहाँ पर मैंगो आ गया था, जिसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यानी एक मैजिक शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया था। वो दोनों भी अपने टीचर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और कैंग्यू भी उसको यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो मैंगो के इतने ज्यादा बड़े होलोग्राम को देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो थोड़ी देर तक तो इसके बारे में सोचता है कि क्या ये इन दोनों ट्विंस की एबिलिटी है, जिसकी वजह से उन्होंने किसी तरीके की यहाँ पर इल्यूजन को समन किया है। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं, बेसमेंट 2 के क्रिमिनल्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इस तरीके के लेवल का डिफेंस मैजिक इस्तेमाल कर सके। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंगो की एबिलिटी है जो कि उसने खुद नहीं इस्तेमाल की है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि आखिर उसने इस तरीके की डिफेंस मैजिक को उन लोगों के ऊपर क्यों कास्ट किया होगा। जिसके बाद वो आगे अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल रिलीज करते हुए कहता है कि अब कुछ भी हो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मैं इन्हें मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कैंग्यू अपने एक ही झटके में उस बैरियर को यहाँ पर तोड़ देता है। पर वो देखता है कि यहाँ पर और भी कई सारे मैजिकल सर्कल्स बने हुए थे, जिसकी वजह से इन बैरियर्स को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये देखकर कैंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा गालियां देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हो। और वो काफी ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ उन सभी मैजिकल सर्कल्स को यहाँ पर तोड़ना चालू करता है, पर वो जितनी ज्यादा तोड़ता जाता है उतने सारे बैरियर्स उसके सामने आते चले जाते हैं। नरेटर आगे कहता है कि कैंगो ने मैंगो के भले कितने सारे बैरियर्स को यहाँ पर क्यों न तोड़ दिया हो, पर फिर भी उसे भी अब ऐसा महसूस होने लग गया था कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जिसे वो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा था। और वहीं उसे अपने पास की एक मेमोरी याद आती है कि जहाँ पर कैंग्यू और उसके बाकी सभी के सभी पार्टनर्स एक पार्क में घूमने के लिए आए हुए थे और मैंगो यहाँ पर कई सारे बच्चों को खिला रहा था। सिल्वर ये देखकर उसे कहता है कि ये बूढ़ा आदमी कभी भी चीज से नहीं थकता। तो मोंग हंसते हुए कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है कि जब हम लोगों की शादी हो जाएगी तो हमारे भी इस तरीके के बच्चे होंगे। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे जैसे 2 टाइमर से काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। तो वो कहता है कि मैं कभी भी चीट नहीं करूंगा। तो लॉरेंस उससे कहता है कि सीरियसली तुम इस तरीके से लड़ना बंद करो यार। पर तभी मांगो उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है वहीं बैठकर दूसरे हम लोगों को इस तरीके से देखो मत, पास आओ और हम लोगों के साथ खेलो। जिसके बाद कैंग्यू के अलावा जितने भी साथी होते हैं वो सभी बच्चों के साथ खेलना चालू कर देते हैं। तभी मैंगो कैंग्यू के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें बच्चों की तरह हरकत करना पसंद नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर बच्चों से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तब तुम बच्चे थे, बिल्कुल वैसे ही। कैंग्यू बताता है कि मेरे जन्म के कुछ समय के बाद ही मेरे पेरेंट्स चल बसे थे, तो केवल फैमिली के नाम पर मेरा बड़ा भाई है जो कि मेरे साथ है। मैंगो ये सुनकर पसीना पसीना हो जाता है और उसे फिर माफी मांगता है क्योंकि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जिसके बाद वो कैंग्यू से और बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, यानी बच्चों की तरह एक्टिंग करना। ये सुनकर कैंग्यू कहता है क्या? तो वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी चीज की केपेबल नहीं हो कि तुम इस तरीके कोई एक्सप्रेशन दे सको, पर मैंने पूरी तरह से हर बात को मजाक नहीं किया था। अगर तुम्हारे लिए ये चीजें जरा सी टफ हो जाती हैं तो तुम मेरे पास आ सकते हो और किसी बच्चे की तरह एक्टिंग कर सकते हो और मैं तब तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करूंगा। पर इसके लिए कैंग्यू को कभी समय ही नहीं मिला, क्योंकि जब हावेन से लड़ाई हुई तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वहाँ पर बारिश में जैसे ही वो आसपास देखता है तो उसके जितने भी साथी थे उसके आसपास वहाँ पर मरे पड़े हुए थे। इसकी वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि आंसुओं के बजाय उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। पर वहीं मैंगो उसे शांत करते हुए कहता है कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, सारी चीजें पूरी तरह से ठीक है, तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वो इसी तरीके से बैरियर तोड़ने में लगा हुआ था, पर फिर वो शांत हो गया था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर वो कई सारे बैरियर्स को तोड़ रहा था, पर अब केवल मैंगो का एक ही बैरियर बचा हुआ था, पर अब वो यहाँ पर रुक जाता है। मैंगो भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, पर कैंग्यू अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी को यहाँ पर रिलीज करता है और जिया को छोड़ देता है और वो जिया से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेमोरीज को रीड कर सकते हो अपनी एबिलिटी से। वो कहता है कि प्लीज अपनी एबिलिटी से मेरे लिए इसको रीड करो, मैं चाहता हूँ कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर क्या सोच रहा है, मुझे इसके बारे में जानना है। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है, क्या हीरो मैंगो? फिर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि ये है, और उसके हाथ में यहाँ पर उन तीनों का होलोग्राम आ जाता है। यही मेमोरी स्टोरी है जो कि हीरो मैंगो की एबिलिटी से यहाँ पर निकल कर आई है। कैंग्यू ये देखकर कहता है कि भाई ये देखना काफी ज्यादा अनप्लीजेंट है। वो कहती है कि भाई देखने में तो ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। वो पूछता है कि आखिर इसकी मेमोरी के अंदर ये सारे खूनी क्यों हैं? तो वो कहता है कि उसी की एबिलिटी की वजह से यहाँ पर कास्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के इनको यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ। पर कैंग्यू उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर केवल जस्ट इन केस बता रहा हूँ कि भले यहाँ पर कैसी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, पर मैं किसी भी खूनी को यहाँ पर बिना मारे नहीं रहने वाला, मैं इनको एग्जीक्यूट कर रहूंगा। ये सुनते ही वो दोनों मैंगो से चिपक जाते हैं। जिया उससे कहती है कि ठीक है, और वो कहती है कि ये लो, और वो उन दोनों को उसके ऊपर छोड़ देता है। जिसके बाद कैंग्यू को आज से काफी लंबे
में समय पहले की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ऑक्शन के दौरान उन एबिलिटी यूजर्स को बेचा जा रहा था जो कि काफी ज्यादा गरीब थे, और इस जगह पर ऐसे कई सारे लोग थे जो कि मैजिक एबिलिटी यूजर थे पर उन्हें एज अ स्लेव यहाँ पर बेचा जा रहा था। और साथ ही यहाँ पर मिल और माइल थे जिनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और वो केवल तब 6 साल के थे तब उन्हें एज अ स्लेव बेचा